मरीज को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। तकरीबन दोनों के जानलेवा इंतजार के बाद उसे ये खबर सुनने को मिली थी। वो अस्पताल की राहदारी में मौजूद बेंच पर दोनों हाथों में सर को गिराए बैठा था। तभी अपने नजदीक से आने वाली निशानी आवाज ने उसकी तमाम तरह हिस्सियात अपनी जानिब मुतवज्जा की थी। उसने खाली खाली निगाहों से जूं ही ऊपर देखा, सामने खड़ी नर्स उसकी आंखों में नाचती वहशत देखकर काम सी गई। वो सर, आपके साथ जो मरीज थी उनको होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। वह हकलाते लहजे में बोलकर उसे आगाह करती वहां से निकलती चली गई। शहराम ने गहरा सांस भरते आसमान की जानिब निगाह उठाई थी। उसकी हालत इस वक्त उस उजड़े इंसान जैसी थी जो सब कुछ हार आया था। उसने उसने भी तो गुजरे 2 दिनों में अपनी दुनिया को उजड़ते महसूस किया था। रेख्ता की अचानक मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। जनाजा हवेली से ही उठाया गया था। मुख्तार यूसुफजई अब तक के सारे किस्से में साकित थे, बिल्कुल खामोश। उनके लिए तो इस बात का यकीन करना ही मुश्किल मरहला था। पश्मीना कुछ देर के लिए अस्पताल आई थी, मगर फिर गुंजा की तबीयत का ख्याल करते वापस लौट गई। इसके बाद से अब तक वो बिल्कुल तनहा था। न जाने जिंदगी ने अभी कितने जख्म, कितने घाव देने थे उसे। वो वैरान निगाहों से किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। उसका जहन कुछ भी मानने सुनने को तैयार ही नहीं था। वो छोटे छोटे कदम उठाते कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने जो ही अंदर कदम रखा, परखा बेड से पुष्ट टिकाए गुमसुम सी बैठी थी। चेहरा जल्दी माइल हो रहा था। वो सख्ती से लबों को भेजते उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। अपने साथ ही किसी की मौजूदगी का गुमान होते ही परखा ने जरा सा निगाहों का रुख बाएं जानिब करते शहराम की जानिब देखा तो आंसू लड़ियों की सूरत में उसकी आंखों से बहने लगे। शहराम ने मुश्किल से अपने अंदर उबलते गुबार को अंदर ही दबाया था। वो उसके सामने कमजोर कतई नहीं पड़ना चाहता था। लाला, उसके लबों से सरसराती हुई आवाज निकली तो शहराम ने सख्ती से उसे सीने में भेज लिया। वो भी उस दिन के बाद आज जब के तमाम पहरे तोड़ती फूट फूट कर रो दी। बस मेरी जान, खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये बात वही जानता था कि ये बात उसे किस जिगरे के साथ की है, वरना अंदर से कोई कलेजा नोच रहा था। लाला, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं। लाला, बाबा ने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? वो हमको मारना चाहते थे। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो सब कौन थे। वो बहुत बुरे थे लाला, बहुत बुरे। हमारे को बहुत मारा और रुलाया भी, बहुत। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। सब बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। हम मोरे कहाँ हैं? हमारे को मोरे के पास जाना है। फिलहाल ये सब बातें छोड़ दे मेरी जान। ये सब कुछ हम घर जाकर सारी बात करते हैं। अभी मैं डिस्चार्ज पेपर का पूछाऊं कि कब छुट्टी मिलेगी आपको। वो उससे नजरें चुराते हुए उसका गाल थपथपाते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। परखा ने खौफजदा अंदाज में उसकी चौड़ी कलाई अपने शिकंजे में ले ली। शहराम ने उसकी जानिब देखते भौहें उचकाई। हमको वहां नहीं जाना, बाबा हमारे को मार देंगे वो हमारे को। अभी नहीं मरना, हमारा कोई कसूर नहीं है। वो क्यों एक लड़की को एक कसूरवार ठहरा रहे हैं? उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढते जिसने हमारी इज्जत 2 टके की कर दी? हम तो उनकी लाडली औलाद है ना। वो अपने सर के बालों को मुट्ठी में भेजते हज़ियानी कैफियत में चिल्लाई। शहराम ने चंद साते संजीदगी से उसकी जानिब देखा और फिर ना जाने एकदम से उसे क्या हुआ। वो तेज कदमों समेत लंबे लंबे ढक भरते वहां से निकलता चला गया। परखा ने सहम कर बेडशीट को मुट्ठियों में भेजा था। उसे अपने चारों तरफ में वो नकाबपोश इंसान खुद पर कह कहे लगाता हुआ दिखाई नहीं दिया था। मोरे, ये आप मुझे किस इम्तिहान में डाल गई हैं? अब मैं खुद को संभालूं या फिर परखा को? वो दिल ही दिल में सोचते दुखते सर को उंगलियों से मसलने लगा। मान अपने शाने पर किसी का दबाव महसूस करते उसने झटके से रुख मोड़ा, मगर सामने खड़ी शख्सियत को देख उसकी पेशानी की रखें आखिरी हद तक फूल गईं। वो इश्तियाल के आलम में मुठियां भेज गया। दिल की हालत गैर हुई थी। शहराम, सब ठीक है ना? हमारे को जैसे ही मालूम हुआ हम भागा भागा यहाँ पे आ गए। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? उसके तफ्शीश भरे लहजे में शहराम के तने हुए तासुरात ढीले पड़े। वो मुसलसल हाँफ रहा था। साफ जाहिर था कि उसका सांस फूला हुआ था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ इस बाबत नौफेल आफरीदी? उसकी करख्त आवाज पर नौफेल ने तासुफ से उसकी जानिब देखा। वो समझ गया था कि वो पूरी दिलजमई से उसके शक करने का फरीदा सर अंजाम दे रहा था। हमारे घर इतनी दूरी पे नहीं है शहराम खान, और हमारे को तुम्हारे मुलाजिम के बदौलत इल्म हुआ है। हम तो बस ईमानदारी करने आ गए, और साथ ही बड़ी भी का अफसोस भी। हमारे को मालूम होता तो उस दिन आता, बस उस दिन शहर गया था मैं। वो गैस के आलम में तफसील उसके गोश गुजार करते हुए सर्द महरी से गोया हुआ। शहराम ने कई सानिया उसकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंचा था। नौफेल को उसके चेहरे के बदलते तासुरात बेतहाशा खटके। परखा से शादी करोगे तुम? उसे अपना नाम दोगे तुम? उसकी आवाज ने जैसे माहौल पर चाया फसूं तोड़ा था। नफेल ने बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में लहजे में एक आस ही थी। वो बुदक कर सरस से उसे फासला कायम कर गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है शहराम खान? तुम ये किस किस्म की बकवास कर रहे हो हमारे साथ? इस मुआशरे में, इस कबीले में हमारी बहुत इज्जत है। हम कैसे उसे अपनाकर अपनी इज्जत को दांव पर लगा लें? इस सारे किस्से में पहली बार वो परखा के मुतालिक इस किस्म की बात बोला था। शहराम ने उसकी बात पर लहू रंग निगाहों से उसकी जानिब देखा और इश्तियाल के आलम में उसके कॉलर को अपनी मुठियों में जकड़ा था। नहीं है वो ऐसी वैसी लड़की, बेबस है वो, लाचार है वो, मेरे रहमो करम पे है वो, मगर मैं अभी सुकून से नहीं बैठ सकता। मुझे उसके गुनाहगारों को सजा दिलवानी है। वो इस घर में महफूज नहीं है। उसका बाप उसकी जान का दुश्मन बन गया है। वो मेरी छोटी सी गुड़िया है जिसे मैंने नाजों से पाला है, लेकिन किसी दरिंदे ने बेदर्दी से उसे नोच डाला है। वो बुरी नहीं है, वो बहुत मासूम है, बहुत ज्यादा।
बोलते बोलते उसका लहजा कांपा था, साथ ही उसके दोनों हाथ अपने साथ जुड़ते देख नौफेल जहां का तहां रह गया। क्या ये वही शेहराम था जिसके माथे की एक शिकनी सबके दिल दहला देने को काफी होती थी? उसका दिल उसकी बातों पर लरस कर रह गया। क्या सच में एक बाप ऐसी हरकत कर सकता था? मगर शेहराम, ऐसा कैसे मुमकिन है? बहन को उसके भाई से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता, संभाल सकता। तुम उसके भाई हो, हमारे साथ उसका कोई ऐसा वैसा रिश्ता इस्तवार नहीं। वो नफी में सर हिलाते उसे जताने वाले लहजे में बोला। शेहराम ने गहरा सांस भरते खुद पर काबू पाया। वो परखा के मामले में किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता था, मगर ना जाने क्यों सामने खड़े शख्स से इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी उसका दिल एक बार इस पे यकीन करने पर आमादा हुआ था। तभी अपने दिल की कैफियत से उसे आश्कार कर बैठा। मैं तो खुद टूटा बिखरा हूँ, उसे क्या जोड़ूंगा? हो सकता है अपनी जात के बिखरे पन्नों को जोड़ते जोड़ते मेरी जान निकल जाए, तो फिर मेरे पीछे उसका कौन होगा? और वैसे भी मैं उसका भाई हूँ, बहुत सी ऐसी बातें वो मुझसे नहीं कर सकती, और अब तो मोरे भी नहीं है, कौन संभालेगा उसे? मगर अगर तुम उससे निकाह कर लेते हो तो तुम उसके शोहर होगे, और एक शोहर से बेहतर हिफाजत एक बीवी को कोई नहीं दे सकता। अपनी इज्जत को तुम ढांप लोगे, उसे इज्जत भरी चादर उड़ाना, उसे वो सब दे देना जिसकी एक लड़की की ख्वाहिश होती है। अगर तुम कहोगे तो मैं अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दूंगा। वो तड़पते दिल समेत बोलते नौफेल के असाब ठनका गया। मगर शेहराम, मेहरबानी नौफेल, इनकार मत करना, वो मर जाएगी। मेरी बहन को जिंदगी की जानी वापस ले आओ, वापस ले आओ। वो शिद्दत गम से भारी होती आवाज को हलक में दबाते अपने आंसुओं को अंदर उतारते हुए बोला। उसे नहीं याद था कि वो आखिरी बार कब खुलकर रोया था। उसे रोना पसंद ही नहीं था और हंसने की कोई वजह ही नहीं मिलती थी। नौफेल ने एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते दरवाजे के पार गुमसुम बैठे वजूद को एक नजर देखा, और ना चाहते हुए भी उसका सर इस बात में हिल गया था। उसने न जाने क्या सोचकर एक पल में परखा यूसुफ जई को परखा नौफेल अफरीदी बनाने का फैसला कर लिया था। शेहराम ने तो शकुराना अंदाज में उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, जिसकी निगाहें परखा पर जमी थी। उसने जल्द अज जल्द मौलवी का इंतजाम करने का सोचते नवाब को फोन मिलाया था। उसके बरक्स नौफेल बिना पलक झपकाए उसके मासूम चेहरे पर छाए हुस्न मलाल को तक रहा था, जिससे छोटी सी उम्र में ही उसकी मासूमियत को छीन लिया गया था। न जाने परखा से शादी का उसका फैसला कैसा साबित होने वाला था, और हवेली वालों के रद्द अमल का सोचते वो गहरा सांस भर उठा। अगर तुम उसके साथ होगे नौफेल, तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी उसके किरदार पर बात कर सके। वो दिल ही दिल में सोचते आंखों को सख्ती से मेज गया। तुम्हारे साथ आखिरकार मसला क्या है अफीफा? क्या तुमने ना मानने की कसम खाई हुई है? वो उसकी हरदर्मी पर चिढ़ते चढ़कर बर्फीले लहजे में बोला, जिसकी नाज बर्दारियां अरूज पे थीं। वो मुसलसल उसे आराम करने का बोल बोल कर थक गया था, मगर वो थी कि उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। घर आते ही सबसे कबल सदाम ने आदिल के कहने पर डॉक्टर को बुलाया था, जो एक दर्द का इंजेक्शन लगाते आराम करने की तलकीन करते जा चुका था। मगर उसका लड़ना, रोना और चिढ़खाना बदस्तूर जारी था। इस सब में वो अपने आराम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। मेरा सबसे बड़ा मसला ही आप हैं, इसलिए मुझसे दूर रहें और सब कुछ छोड़ें। आपका इरादा तो जल्द अज जल्द मुझे फारिग करने का था ना, तो बराह करम अब यासिर का किस्सा खत्म हो चुका, तो मुझे अब आप इस रिश्ते से फारिग कर दें। मैं मजीद इस झंझट में नहीं जीना चाहती हूँ। मेरी जान बचाकर कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर, वैसे भी आप मेरे शोहर हैं, अब इतना तो हक था आपका। उसकी बर्जस्ता बात पर सदाम ने निहायत संजीदगी से उसकी जानिब देखा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे दूसरी जानिब रुख किए बैठी हुई थी। उसके ख्यालात जानकर सदाम के तन बदन में आग लग गई। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसी हरकत करके, ऐसी शोखियां मारकर, यूं मुझे नखरे दिखाकर तुम मुझे अपनी जानी माइल कर लोगी? मैं तुम्हारी मोहब्बत में पूर पूर डूबकर सब कुछ फरामोश कर दूंगा। क्या समझती हो खुद को? अपनी फजूलियात को वापस हलक में उतार लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नाज उठाने के मूड में हरगिज नहीं हूँ। वो उसके ऐन सामने बैठते उसके दोनों बालों को मजबूती से जकड़ते तो मुस्कुराना लहजे में गोया हुआ। अफीफा के लबों की तराश पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। अगर मुझे आप जैसे इंसान को अपनी जानी माल करना होता ना, तो यकीन करें एक दिन की भी देरी न करती, पहले दिन ही आप मेरी मुट्ठी में होते। मगर वो क्या है ना, आप जैसे घमंडी, अनापरस्त और फजूल इंसान पर मुझे अपने एहसास जाया करने का शौक नहीं है। नाज नखरे तो मैं उसी को दिखाऊंगी जो ये उठाने की सकत रखता हो, फिर चाहे वो छोटी सी झोंपड़ी का मालिक हो या फिर उस जैसे पूरे बंगले का मालिक। इसलिए जल्द अज जल्द आजादी का परवाना मेरे हाथों में थमाइए और मुझे जाने दें। पहले आप मुझसे रहाई चाहते हैं, मगर अब मैं आपसे रहाई चाहती हूँ, आजादी चाहती हूँ। मैं नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप एहसान फरामोश हैं, मुफाद परस्त इंसान हैं आप। वो उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते एक एक लफ्ज चबा चबा कर गोया हुई, बोलते हुए भी गले में दर्द उठ रहा था। सदाम की आंखें लहू छलकाने लगी। उसके बाजुओं पे उसकी गिरफ्त आखिरी हद तक मजबूत हुई थी। अफीफा के लबों से करा निकली, मगर वो बेनियाज बना उसे सख्ती से जकड़े बैठा था। आज़ादी चाहिए तुम्हें, वो भी मुझसे? तुम्हें क्या लगता है जिस शख्स ने पहले दिन से तुम्हारी ना सुनी, वो आज तुम्हारी सुनेगा? तुम यहाँ से जाओगी या यहीं रहोगी? हर चीज पर मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। अफीफा सदाम आफंदी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, बल्कि तुम अब इसी घर में, इसी कमरे में, इसी इंसान की बीवी बनकर रहोगी। ये मेरा हुक्म है और मेरे हुक्म की पासदारी करना तुम्हारा फर्ज। वैसे बीवी का मतलब समझती हो ना? वो आंखों में मखसूस चमक लिए दिल जलाने वाली मुस्कुराहट समेत बोला। अफीफा उसकी बात का मफहूम समझते बुदक कर उसे फासला कायम कर गई और खौफजदा निगाहों समेत उसकी जानिब देखा, जिसके इरादे उसे निहायत खतरनाक महसूस हो रहे थे। सद्दाम ने अपने मखसूस अंदाज में भवें उचकाते उसकी जानिब देखा।
देखें, आप अम्मा की तरफ ऐसे तो नहीं थे, वहाँ तो आप। वो अपने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते हुए बोली। उसका लहजा मिन्नत करता हुआ था। सद्दाम के लबों के गोशों पर मुस्कुराहट उभरी जिसे वो सरस से छुपा गया। तो वहाँ तुम भी ऐसी नहीं थी, कैसी मासूम, भीगी बिल्ली टाइप दब्बू सी रोती हुई सी। तुम क्या कह रही थी वैसे? मुझे हाँ याद आया, मैंने आपसे कहा था ना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके बगैर यहाँ नहीं आना, मुझे घर जाना है। मगर फिर भी आप मुझे तन्हा कर गए। ऐसे ही था ना, ऐसे ही रो रही थी ना तुम, और बाद में मेरे मरने की बात पर कैसे चढ़ती थी तुम, इस बात की वजाहत कैसे देंगी आप? वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर बोलते उसकी नकल उतारते आखिर में खुद ही अपनी हरकत पर बुलंदो बांग कहका लगाकर हंस दिया, मगर एक सेकंड में ही उसका लहजा आखिरी हद तक संजीदा हुआ था। अफीफा ने उसे अपनी नकल उतारने पर सदमाती कैफियत में फटी फटी निगाहों समेत उसकी जानिब देखा, जो मुस्तकिल हंसने का फरीजा सर अंजाम दे रहा था। उसके रब हैरत के मारे वाह हुए थे। उसे आज अच्छे से समझ आ गई थी कि उसके सामने खड़ा शख्स किस कदर वाहियात था, जिसके अंदर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और आपने जवाब में क्या किया था? लगता है मेरे रोने धोने पर दिल हार बैठे थे जो मुझसे वादा ले बैठे। इतने कमजोर लम्हात में आने वाले लगते तो नहीं आप। अपनी ही बात से फिर गई। मिस्टर सद्दाम आफंदी, कहीं आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो उसे तंग करने की गर्ज से बोली। उसकी तवक्का के ऐन खिलाफ सद्दाम ने उसकी बात पर सताइशी अंदाज में उसकी जानिब देखते उसके हाथ को नरमी से थामते सहलाया। अफीफा का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने सहमी हिरनी की मानी निगाहें उठाते उसकी जानिब देखा, जो आंखों में लगातार जुगनू लिए उसके चेहरे के नकूश को बगौर देख रहा था। मान उसने हाथ बढ़ाते नरमी से उसके गाल को सहलाया तो अफीफा के वजूद का सारा खून सिमटते चेहरे पर आ समाया। उसने दिल ही दिल में खुद को ढेरों सलवातों से नवाजा था। भला क्या जरूरत थी इस किस्म की बकवास करने की, जो अगले का ध्यान ही सारा उसकी जानिब मबजूल करा दे। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे हूँ। वो उसके सीने पर हाथ जमाते उसे पीछे की जानिब धकेलते हुए तड़प कर बोली। सद्दाम ने एक झटके से उसे अपनी जानिब खींचते अपने हसार में लिया। उसकी हरकत पर अफीफा के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसने रूहानी निगाहों समेत उसकी जानिब देखा, जिसके लबों के गोशों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मोहब्बत कर रहा हूँ, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत करवाने का, सोचा अमली सबूत दे दूं। वो बेखुदी की कैफियत में बोलते आंखों में ढेरों शरारत लिए उसके चेहरे पर झुका था। अफीफा ने फटी फटी निगाहों समेत उसकी जानिब देखा, जो अब उसकी हालत पर दिल खोलकर हंसे उसकी पेशानी को अपने लबों से छूता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अफीफा उसकी अचानक हरकत पर दंबा खुद रह गई, जो अब मजे से अपनी बाएं आंख दबाते वार्डरोब की जानिब बढ़ रहा था। वो उसकी बेसाख्ता हरकत पर अपनी धड़कनें शुमार करती रह गई। पहले खुद में मोहब्बत बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करो, फिर मोहब्बत की बात करना। मुझे तुम जैसे डरपोक लोग इस चीज के ताने देते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जिसमें वो खुद सिफर हों। और ठंडे ठार लहजे में गोया हुआ अफीफा ने शिकवा खुना निगाहों से उसकी जानिब देखा। अभी भी पेशानी पर उसका जलता हुआ लम्स महसूस हो रहा था। इससे कबल के वो वॉशरूम की जानिब बढ़ता कमरे के दरवाजे पर खटके की आवाज के साथ ही मुलाजमा सूप वाली ट्रॉली लिए कमरे में दाखिल हुई थी। वो जान चुकी थी कि यह सूप रीसा नहीं भेजा होगा, मगर वो खुद क्यों नहीं आई थी लेकर। उसका दिल बुरी तरह खराब हुआ था। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, खुदारा वापस ले जाएं आप इसे, और जिसने भेजा है उसे भी कह दीजिएगा कि इसे एहसान की कोई जरूरत नहीं थी। वो बामुश्किल अपनी नागवारी दबाकर बोलती, इससे पहले कि कंफर्टर उठ कर लेटती, सद्दाम ने आंखों के इशारे से मुलाजमा को बाहर जाने का हुक्म सादिर किया और एक दस्त में उसकी कलाई को जकड़ते अपने मुकाबिल किया। क्या मसला है आखिर आपके पास? खुदारा जैसा रवैया आपका मेरे साथ पहले था वैसा ही रखिए। मुझ में मजीद खुशगुमानियों को खुद में जगह देने की हिम्मत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी किसी झूठ के सहारे नहीं गुजारना चाहती। मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। आपकी इन इल्तफात की जरूरत नहीं है मुझे। वो मुल्तजियाना लबो लहजे में बोली। ये खामोशी से मेरे आने तक खत्म हो, वरना मुझे बहुत अच्छे से खिलाना आता है, और फिर जैसे मैं खिलाऊंगा ना, यकीनन वो तरीकाकार तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो उसकी बात को सिरे से नजरअंदाज करते तंबीही लहजे में बोलकर उसका गाल थपथपाते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अफीफा ने नम निगाहों से उसके बुश्त को तका, जो हुक्म भी ऐसे चलाता था जैसे वो कोई जर खरीद गुलाम हो। अगर अगर फिक्र थी तो मोहब्बत भरे दो बोल भी तो बहुत काम कर देते थे, मगर शायद उस शख्स की फिक्र भी इस तरह ही बिल्कुल अजीब थी। निकाह की तैयारी करें फिर। वो जो शीशे के पार लेटे वजूद को बिना पलक झपकाए देख कम घूर ज्यादा रहा था, शहराम की सपाट आवाज पर चौंक कर समातें उसकी जानिब मबजूल कराईं, मगर आंखें अभी भी उसके वजूद पर ही टिकी थीं। क्या ये ठीक है शहराम? हमारा मतलब है हम कुछ देर ठहर कर भी कुछ सोच विचार कर सकते हैं। मतलब ये कि ये सब जरूरी नहीं। ये ना हो कि तुम किसी जल्दबाजी में आकर किसी किस्म का गलत फैसला ले लो और बाद में तुम्हारे को ही पछतावा हो। वो एक बार फिर उसे उसके अटल फैसले से हटाने की खातिर समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। शहराम का सर खुद ब खुद नफी में हिला था। वो उसकी बात पर गहरा सांस भरकर रह गया, जो हनूज अपने मौक़िफ़ पर कायम था। मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम पर यकीन किया है तो यकीनन इसके पीछे कोई बात ही होगी ना नौफेल खान, वरना तुम्हारे से मैंने सिवाय दुश्मनी के अलावा कोई रिश्ता नहीं निभाया। ये बात तुम्हें भी अच्छे से अजबर है। वो उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ते जताने वाले लहजे में गोया हुआ। नौफैल की आंखें लहू छलकाने लगीं। तो फिर आज इसी दुश्मन के साथ अपनी बहन को ब्याहने जा रहे हो शहराम खान? इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे को मत सौंपो जिसमें एक छोटी सी भी भूल चूक तुमने बर्दाश्त ना हो पाए, और तुम एक सेकंड में हमारा गिरेबान थामने से भी गुरेज ना करो। वो सर्जमोहरी से बोलते शहराम को सर झटकने पर मजबूर कर गया। ये बातें अब बेकार है नौफेल खान। मैंने मौलवी का बंदोबस्त कर लिया है, तुम अपनी तैयारी पकड़ो।
वो उसका शाना थपथपा कर बोलते इससे कब्र के आगे की जानिब बढ़ता, कुछ याद आने पर वापस मुड़ा और उसके नजदीक आया था। और परेशान मत हो, मैं जानता हूँ इस सूरत हाल में सिर्फ तुम ही उसे सहारा दे सकते हो जिसकी उसे इस वक्त अशद जरूरत है। उसके पुरयकीन लहजे पर नुफैल तहय्युर से फैली आंखों समेत उसे देखता रह गया, जिसके लहजे में एक यकीन सा बोल रहा था। वो बेसाख्ता निगाहें चुरा गया। चंद सातों बाद ही नवाब को अपनी जानिब आता देख शहराम लंबे लंबे ढक भरता उसकी जानिब बढ़ा था। उसको तीखे चतूनों समेत अपनी जानिब आता देख नवाब हलक तर्क करते रह गया। इतनी ताखीर क्यों कर दी तुमने आने में? वो बर्फीले लहजे में बोलते उसके वजूद में सनसनाहट सी दौड़ा गया। सर को दरअसल पहले 2 घंटे तो मुझे यकीन करने में ही लगे थे आपके इस फैसले के बाबत। मुझे आपके इस जल्दबाजी के फैसले की बिल्कुल समझ नहीं आई। वो उसके गुस्से के पेश नजर चेहरा झुकाए धीमे लहजे में बोला, मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहता नवाब, इसलिए जो कहा है खामोशी से वो काम मुकम्मल करो। उसके ठंडे ठार लहजे पर वो खज्जल सा हो गया और नुफेल के सामने अपनी बेइज्जती पर मुठ्ठियां भेज कर रह गया। जी सर, आपका काम हो गया है। वो दांत पर दांत जमाते सख्ती से गोया हुआ। उसने संजीदगी से इस बात में सर हिलाते नुफेल को बाहर पार्किंग की जानिब जाने का इशारा किया और खुद अंदर परखा को लेने चल दिया। कुछ ही देर में उन सबकी गाड़ी शहराम के फ्लैट की जानिब रवां दवां थी, जहां वो अक्सर अपने फारिग लम्हात बिताने आया करता था। परखा को उस शख्स को सौंपते हुए उसके दिल में अभी भी बेपनाह खदशात थे, मगर वो क्या करता, वो मुकम्मल तौर पर उसका ख्याल नहीं रख सकता था और बाकी किसी पर उसे भरोसा बचा ही नहीं था। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस भरी दुनिया में तन्हा सफर कर रहा हो, बगैर किसी खुशी के, बगैर किसी साथी के। वो अकेला ही तो था, बिल्कुल अकेला। ऐसा अनचाहा वजूद जिसके पास कोई आना भी पसंद नहीं करता शायद। वो निचला दब दांतों में दबाते गहरा सांस भर गया। दिल एकदम इंतहाई भारी हो रहा था। फ्लैट के नजदीक जो ही नवाब ने गाड़ी रोकी, शहराम ने अपने शाने से लगकर बैठी परखा की गिल्ट बाजू हमाल करते उसे लेते अंदर की जानिब कदम बढ़ाए थे, जिसकी आंखों में हैरत उभरती जा रही थी। लाला, मुझे नहीं जाना यहाँ, वो कांपते लहजे में बोलती उसके सीने में चेहरा छुपाने लगी। परखा, मेरी जान, ये आपके लाला का फ्लैट है, यहाँ कोई नहीं है। तो इसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते समझाने वाले अंदाज में बोला तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते गालों पर बह गए, जिसे शहराम ने नरमी से पहुंच दिया। उसकी खौफजदा निगाहें नवाब और नुफेल की जानिब देख शहराम ने उसे दूसरी जानिब करते कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। ये तो मेरे से इस कदर डर रही है, इसके साथ मेरा गुजारा किस तरह होगा? नुफैल परेशानी से अपनी परेशानी मसलते बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला। नवाब की समातों से उसकी बात मख्फी ना रह सकी, तभी गला खनकारते 2 कदम आगे की जानिब बढ़ाए थे। जी मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, भला सर को ऐसे कैसे किसी को भी सौंपने का ख्याल आ गया? परखा बीबी को, वो भी अपने दुश्मन के साथ, कुछ समझ नहीं आया। वो अचंभे से बोलते नुफैल का पूर सुलगा गया। उसके लहजे में महसूस की जाने वाली नफरत थी जो अंदर ही अंदर नुफैल को जलाकर भस्म कर गई। ए छुटकू, तुमसे किसी ने तुम्हारा नजरिया पूछा? नहीं ना, तो अपने काम से काम रखो, वरना हमारे को अपने काम से काम रखवाना बहुत अच्छे से आता है। वो गहरे काटदार लहजे में गोया हुआ। उसके इत्तकामेज लहजे पर नवाब जबड़े भेजते अंदर की जानिब बढ़ गया। आया बड़ा हमारे पे उंगली उठाने वाला। खामोश हूँ इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ भूल गया हूँ। शेर की तरह झाड़ना भी आता है हमारे को, और नोचना भी। वो लहू रंग निगाहों से उसकी चौड़ी पुष्ट को तकते दबे दबे लहजे में गुर्राया और एक झटके से अपनी चादर को शाने पर फेंकते लंबे लंबे ढक भरता अंदर की जानिब बढ़ गया। ये 2 कमरों पे मुश्तमिल एक छोटा सा फ्लैट था, साथ ही ओपन किचन और एक छोटा सा लाउंज। वो सताइशी अंदाज में पूरे फ्लैट का जायजा ले रहा था। सोफे पे मौलवी साहब पहले से विराजमान थे। इतने सारे मर्दों को अपने नजदीक देखकर उसके हलक में कांटे से चुभने लगे। वजूद से जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया था। शहराम ने आंखों के इशारे से नोफेल से निकाह शुरू करने से कबल इस्तफसार किया तो वो पलक झपकते उसे इजाजत बख्श गया। शहराम ने आंखों के इशारे से नुफैल से निकाह शुरू करने से कबल इस्तफसार किया तो वो पलक झपकते उसे इजाजत बख्श गया। आप निकाह शुरू करवाएं। शहराम की संजीदा आवाज पर परखा, जो चेहरा झुकाए उंगलियां मसलने में मसरूफ थी, अपनी भीगी आंखें उठाते नासमझी से उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे की संजीदगी में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। लाला, उसके लबों से सरसराती हुई आवाज निकली। एक यहाँ तन्हा लड़की वही थी तो मतलब शहराम उसका निकाह ही करवा रहा था। उसे अपने कदमों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। वो एक झटके से उसका हिसार तोड़ते तकलीफ की शिद्दत से मुसलसल नफी में सर हिलाने लगी। नहीं लाला, हमारा निकाह मत करें, हमारे को नहीं जाना कहीं, हमारे को आपके साथ मोरे के पास जाना है, जुल्म ना करो हम पे। वो अपने हाथ की पुछ से सख्ती से अपने गालों को रगड़ती बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली। वो मुसलसल मिन्नत समाजत कर रही थी और नफैल लब भेजे बैठा था। नवाब के लबों पर मध्यम सी तमस्कुर उड़ाती मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई, जिसे नुफैल फिलवक्त सिरे से ही नजरअंदाज कर गया था। परखा, ऐसा नहीं करते, इधर आओ, सब मौजूद है यहाँ। वो दांत पे दांत जमाते अपने लहजों को हत्तुल इम्कान सख्त बनाते हुए बोला। परखा का सर एक बार फिर नफी में हिला था। इससे पहले कि वो हाँफते हाँफते बाहर की जानिब भागती, शहराम ने एक ही झस में उस तक पहुंचते उसकी कलाई को अपनी अपनी ग्रिप में जकड़ा था। वो मुसलसल रो रही थी, मुजाहमत कर रही थी। जानती हो, आपको घिन आती है ना हमारे से? गंदी लगती हो ना लाला, तुमको भी। बाबा ने तो जान से मारने की भी कोशिश की थी, तो फिर बचाया क्यों? मरने देते ना। इतनी जिल्लत रुसवाई तो आप मत देते लाला। हमारे को लगता था सारी दुनिया एक जानिब हो जाएगी, मगर हमारे लाला, वो कभी हमको तन्हा नहीं करेंगे। मगर आपने भी आज साथ छोड़ दिया, हमारा तन्हा कर दिया।
उनसे आप नफरत करते थे ना, जिनसे मुझे बयाने जा रहे हो। कितनी नफरत थी, मगर आज हमको अंदाजा हो रहा है कि तुम भी अपनी अना, गुरूर और इज्जत के हाथों मजबूर होते। हमको किसी भी अरे गहरे को सौंपने की कोशिशों में होता कि तुम्हारी इज्जतों पर कोई बात ना आए। कितने का बेचा है वैसे लाला? बकवास बंद परखा, बंद करो अपनी ये घटिया बकवास। वो जो दांत पर दांत जमाए बैठा उसकी एक एक बात सुन रहा था, आखिरी बात पर जब्त होते अपनी जगह से उठकर धाड़ा था, और अगले ही लम्हे उसका हाथ फिजा में बुलंद हुआ था, जिसे वो वहीं रोकते हाथ की मुट्ठी बना गया। उसकी बातों की बाजगश तभी भी उसकी समातों में हो रही थी। नफेल की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा उसकी समातों में अंडेल दिया हो। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाएं। उसकी सपाट आवाज पर परखा की हिचकियां फिजा में बुलंद हुई। वो चीख चिल्ला रही थी, मगर शायद उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, उसके लाला भी नहीं। मोरे, कहाँ हो आप? वो सिसकियां भरकर बोलती दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। शेराम ने अजियत से आंखें मूंदी थी। उसका दिल जल रहा था। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद चारों तरफ में खामोशी छा गई। मौलवी साहब कलमात पढ़ रहे थे। परखा किसी नादीदा नुक्ते पर चेहरा जमाए साकी से बैठी थी। जीने की उम्मीद थी जैसे अब खत्म हो चुकी थी। इस दौरान माहौल में छाए सकूत को मोबाइल फोन के बजने की आवाज ने तोड़ा था। शेहराम ने चौंक कर मेज से अपना फोन उठाया, जहां घर का नंबर जगमगा रहा था। मौलवी साहब भी वहीं थम चुके थे। निकाह की रस्म वहीं रुक चुकी थी। शेहराम ने मुसलसल आते फोन को नजरअंदाज करते उन्हें निकाह शुरू करने का इशारा किया, मगर फोन एक बार फिर से बजने लगा। उसने इश्तियाल के आलम में फोन उठाते कान से लगाया और तनफन करते एक जानिब हो गया। आपको एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती कि बार बार मुझे फोन मत मिलाया करें, क्योंकि हर बार यही काम करके मुझे गुस्सा करने पर मजबूर करती हैं। मसरूफ हूँ इसलिए फोन नहीं उठा रहा था, मगर नहीं, आप तो शुरू से ही अपनी करती आई हैं और अभी भी अपनी ही मर्जी करेंगी। वो मुकाबिल की आवाज सुने बगैर ही जान चुका था कि दूसरी तरफ कौन है। शेहराम, मोरे की तबीयत बहुत खराब है। वो सुबह से बुखार में तप रही हैं। हमने तो बस यही बताने के लिए फोन किया था। अगर आप घर आ सकते हैं तो आ जाएं प्लीज, हमारे को बहुत खौफ आ रहा है। दूसरी जानिब से आने वाली घबराई आवाज पर उसने दांत पीसते अपनी पेशानी मसली थी। मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ, कुछ जरूरी काम है, वो सरसरी लहजे में बोला, क्योंकि फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी परखा को नुफेल को सौंपना था और ये काम उसे किसी भी कीमत पर आज ही करना था। मगर हम बोल रहे थे कि आप अभी। मैंने जो कहना था वो कह दिया है, मजीद बहस की गुंजाइश नहीं बचती पश्मीने। उसने सर्द लहजे में उसे बावर कराते फोन काट दिया, जो किसी भी कीमत पर उसे अभी घर बुलवाना चाह रही थी, और तमाम बातों को जहन से झटकते वापस अपनी जगह पर बैठते मौलवी को निकाह शुरू करवाने का इशारा कर चुका था, और खुद इस जबरदस्ती निकाह पर अच्छा खासा बुखला चुका था। मगर शहराम की बनिस्बत उन्हें अब ये काम मुकम्मल करवाना ही था। तभी एक बार फिर निकाह के कलमात पढ़ना शुरू किए। परखा बकदार वल्द इकदार यूसुफ जई के आपको नुफेल आफरीदी वल्द आफरीदी हकमहर 10 तोले सोना अपने निकाह में कबूल है। वो हनूज गुमसुम और खामोश बैठी थी। चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। नुफेल और शहराम ने जब से उसकी जानिब देखा, जिसका ध्यान किसी और जानिब था। शहराम ने इल्तिजाइया निगाहों से उसकी जानिब देखते उसका हाथ दबाया, तो वह सर्रे से होश की दुनिया में लौटते अपना कामता हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवा गई। नोफेल की आंखें उसकी हरकत पर लहू छलकाने लगीं। कबूल है, लफ्ज उसके लबों से अदा हुए तो सबने तशक्कुर भरी सांस फिजा के सुपुर्द की थी। परखा की निगाहें अभी भी शहराम के चेहरे पर जमी थीं। परखा के फरागत हासिल करते ही मौलवी साहब का रुख नुफेल की जानिब था। वासिल के कबूल करने के साथ ही इन दोनों से निकाहनामे पर दस्तखत करवाए गए। परखा किसी रिपोर्ट की मानी शहराम की तमाम बातों पर अमल करती जा रही थी, मगर कामते हाथों से दस्तखत करते ही वो फूट फूट कर रो दी थी। मुसलसल रोने की बदौलत उसका वजूद मुसलसल हचकोले खा रहा था। शहराम की आंखों में हल्की सी नमी उभरी, मगर वो अभी अगर किसी किस्म की नरमी बरतता तो शायद कभी भी उस निकाह के लिए रजामंद ना होती। उसकी छोटी सी दुआ होते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ था। मौलवी साहब के जाते ही नुफेल भी गहरा सांस फिजा के सपुर्द करते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हमारे ख्याल में अब हमको भी चलना चाहिए। नुफेल की भारी आवाज पर शहराम की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। नवाब ने सरस से उसे जाने का रास्ता दिया। परखा को शहराम खुद तो कुछ देर के लिए कमरे में छोड़ आया था, ताकि वो पुरसुकून हो सके। रो रो कर वैसे भी उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ऐसे कैसे नुफेल, तुम अकेले कैसे जा सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो कि अभी तुमने किसी वजूद को अपने निकाह में लिया है, तो उसे यहाँ तन्हा छोड़कर कैसे जा सकते हो? शहराम की पाटदार आवाज पर नुफेल के चेहरे पर उलझन आमेज तासुरात उभरे। तुम्हारी हमसे इस बारे में कोई बात ना हुई थी। तुमने बस निकाह का बोला था शहराम खान, निकाह हो गया तो बात भी यहीं खत्म हो गई। हमारे साथ बिला वजह की जिद्दें लड़ाने की जरूरत नहीं है। वो शहादत की उंगली उठाते जताने वाले लहजे में बोला, आंखों में वाज़ेह तंबीह थी। देखो नुफैल, मेरा तुमसे परखा का निकाह करने का मतलब यही था कि तुम उसे हिसार में ले लो, उसे अपनी दस्तरत में लेकर उसे हल्का फुल्का महसूस कराओ, क्योंकि मियाँ बीवी के साथ यही होता है, एक दूसरे के दुख दर्द बांटना। मोरे नहीं है आप जो उसे संभाल सकें। मैं तुमसे सिर्फ इल्तिजा ही कर सकता हूँ। एक बार फिर तुम यकीन करो, जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी किसी भी किस्म की मदद दरकार हुई तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मेरी बहन को यहाँ से अपने घर ले जाओ इज्जत के साथ। मैं इसे मजीद किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वो मध्यम से लहजे में गुजारिश करने वाले अंदाज में बोला। नुफैल के चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ेह थी। घर में इस मुतालिक किसी को इल्म नहीं था, और वो निकाह कर चुका था, और अब अगर वो परखा को अपनी बीवी की हैसियत से घर ले जाता तो लाजमन उसका बाप ही सबसे पहले हंगामा खड़ा करता, और अगर वो बरखा को यहीं छोड़ जाता तो उसकी जान को भी खतरा होता। वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
तभी एक लम्हे में उसने फैसला किया था और मजबूती से उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक आस सी थी। मैं तैयार हूँ, मगर वो नहीं मानेगी। उसके लबों से ये 3 लफ्ज अदा हुए तो शेहराम की जान में जान आई थी। मैं उसे समझा दूंगा। वो ऐसी नहीं थी नुफैल, वो तो बहुत निडर थी, हालात का सामना करने वाली, हर वक्त खिलखिलाने वाली, जल्दी रूठती भी नहीं थी और जुबान दराजी तो उसने कभी करना सीखा ही नहीं था। बस वक्त और हालात बदलते वक्त नहीं लगता, और जो उस पर बीती है ना, उसका दर्द सिर्फ वही जानती है। इन सब चीजों ने मिलकर उसे बस तलक बना दिया है। वो बहुत मासूम सी थी, उसे जबरदस्ती बड़ा बनाया गया है। वो दर्द भरे लहजे में बोलते खुद अंदर की जानिब बढ़ गया ताकि परखा को उसके साथ भेजने की तैयारी कर सके। परखा, चलो उठो, आपको जाना है। वो मध्यम सा मुस्कुराते हल्के फुल्के लहजे में बोला। हमारे को हवेली नहीं जाना लाला। वो भीगे किस लहजे में बोलती उसे अंदर तक हिला गई। तो मेरी जान, आप हवेली जा जरूर रही हो, मगर अपने बाप की नहीं, बल्कि अपने शोहर की हवेली। अब आपको वहीं रहना है, वहीं गुजारा करना है जहाँ आपका शोहर होगा। वो उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते मताने से बोलते उसकी पेशानी पर लबों से छूते मोहब्बत भरे लहजे में बोला। उसके रोने में मजीद रवानी आ गई। ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था कि वो किसी अजनबी घर जा रही है, वहां भी तो सब उसे गंदा बोलेंगे। नहीं लाला, वो गंदा गंदा कहेंगे, और वैसे भी बरखा तो गंदी ही है ना, बुरी है, बहुत गंदी है, घिन आती है बरखा को खुद से। वो शायद अपने हवासों में नहीं थी। शेहराम ने उसकी मजीद एक भी बात सुने बगैर उसे अपने हिसार में लिया और तकरीबन घसीटते हुए बाहर की जानिब चल दिया। मैं इसका सामान 1-2 दिनों में। अभी इतना क्या गुजरा नहीं कि हमारे को इसके सामान के लिए तुमसे राब्ता करना पड़े। हमारी बीवी है, ये हम बेहतर जानता है। वो उसके हिसार में थर थर कांपती परखा का हाथ मजबूती से जकड़ते निहायत संजीदगी से एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला तो शेहराम ने एक पुरसुकून सांस फिजा के सपुर्द की थी। वो उसे लेते बाहर की जानिब बढ़ गया। सर, आपको इतनी जल्दी ये सब? मैंने तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए रखा है बेहतर है उसी पर ध्यान दो, वरना 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें यहाँ से विदा करने में। गॉट इट? वो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही उसका चेहरा अपनी उंगलियों में दबोचते बिपरे शेर की मानी झाड़ा था। नवाब की हालत उसका ये अंदाज देखकर गैर होने लगी, तभी सरस से इस बात में सर हिलाते एक जानिब हो गया। उसे बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि शेहराम उससे इस तरह बर्ताव करेगा। नोफेल ने स्पाट चेहरे समेत जीप का अगला दरवाजा खोलते उसे अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। शेहराम ने आसूदगी से उन्हें निगाहों से ओझल होते देखा था। उसने एक जिम्मेदारी तो निहायत सुकून से पूरी कर दी थी। आगे की बाबत सोचते उसकी आंखों में जुनून की साफ छलकियां नवाब को दिखी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके सामने खड़ा ठहरा समंदर कोई कहर ढाने वाला है, और बहुत जल्द एक एक शख्स उस कहर की लपेट में आते अपनी जान भी गंवाने वाला है। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां-दवां थी। आसमान पर काली घटाओं ने बसेरा जमाया हुआ था। बारिश का किसी भी वक्त बरसने का इम्कान था। शाम के वक्त इस कदर गहरा अंधेरा देख परखा ने खौफजदा होते सख्ती से मुठियों को भेज लिया। हर अगले सेकंड बाद उसकी सीसियों की आवाज नुफेल की समातों में गूंज रही थी। उसने घेर बदलते चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात सजाए उसकी जानिब देखा, जिसका पूरा वजूद मुसलसल रोने की बदौलत हिचकोले खा रहा था। नुफेल नागवारी से लब भेज गया और एक झटके से गाड़ी रोकी, जिसकी बदौलत उसका सर बामुश्किल स्टेयरिंग से टकराते टकराते बचा। रोना बंद करो। उसकी सख्त आवाज पर बरखा ने सहम कर उसकी जानिब अपनी भीगी आंखें उठाई तो वो उसे भूलने का फरीजा सर इंजाम दे रहा था। उसने सरस से अपने आंसू पहुंचते अपने कपकपाते लबों को आपस में बेबस किया। नोफेल को अपने अचानक रद्दमल पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। क्यों रो रही हो? वो अपने लहजे में ना चाहते हुए भी नरमी से मोल आया था। उसकी सुर्ख मतोरम आंखें जो इस हद तक सूजी हुई थी। नहीं, कुछ नहीं, हम तो नहीं रो रहे। वो खुद में सिमटते हुए हकलाते लहजे में बोली और अपने हाथों की लग्जिश को उससे छुपाने लगी। हम पूछ रहा है कि क्यों रो रही हो? हमारी बात समझ नहीं आती? वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला तो परखा ने उसकी बात पर पलकें झपकाई थी। वो हमारे हमारे को डर लग रहा है। वो आंसू पीते हुए हनूज डर रही थी। नोवेल ने उसकी हालत देख तासुब से नफी में सर हिलाया था। परखा ने खामोशी से चेहरा झुका लिया, मगर आंसू एक बार फिर तवातर से बह रहे थे। आसमान पर बिजली चमक रही थी और यहाँ उसकी आवाजें सुनकर उसका दिल लरज रहा था, मगर नोफेल के डर की बदौलत वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो संजीदगी से ड्राइविंग में मसरूफ था। बस जल्द अज जल्द बारिश होने से कबल वो किसी भी तरह घर पहुंचना चाहता था। ना जाने उसके दिल में क्या आस समाई थी कि उसने सामने निगाहें जमाई हुई उसके हाथ को टटोलते अपनी ग्रिप में ले लिया। फरखा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा किसी भी किस्म के तासुर से पाक था। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और ये हाथ अब शायद कभी ना छूट पाए। उसकी मखसूस भारी पख्तून आवाज गाड़ी की फिजा में गूंजी तो फरखा का हाथ न जाने क्यों उसके ग्रिप में कांपा था। दहन के दरीचों में बरेकता की आवाज गूंजी जब वो गुंचा से बात कर रही थी। मोरे कहती हैं कि ऐसी लड़कियों को कोई नहीं अपना फकत वक्ती ऐसी लड़कियों को कोई नहीं अपनाता, फकत वक्ती सहारे होते हैं सब। अगर कभी कोई सहारा मिलता भी है तो उन पर बस रहम खाया जाता है। वो डूबते दिल समेत बोलती नोफेल के दिल को रेजा रेजा कर गई। उसने अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी जानिब मबजूर कराई थी। निकाह का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता, ना ही किसी किस्म के वक्ती सहारे के लिए निकाह जैसे बंधन में बांधा जाता है। तुम्हारा ख्याल करना हमारा फर्ज है, और हमारे को अपनी जानिब माइल करना तुम्हारा हक है। अब देखते हैं तुम अपने हक का इस्तेमाल करना कब सीखोगी। वो नरमी से उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। वो खुद पे हैरान था। उसका लहजा हम वक्त एक सख्त पन लिए होता था, मगर पहलू में बैठी लड़की के साथ उसका लहजा खुद ब खुद नरम हो गया था।
परखा ने उसकी बात पे खामोशी से सुनते सर सीट से टिका लिया। शायद उसका हाथ थामने का असर था या उसकी बातों का। वो कुछ वक्त के लिए पुरसुकून हो गई थी। उसने उसकी ग्रीफ में अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसके रगों में सरायत करता चला गया। नोफेल चाहकर भी उससे सख्त रवैया अपना ही नहीं पाया था। भला इस सब में, उस किस्से में लड़की का क्या कसूर निकलता था, जो इतना कुछ सहन कर भी जिंदा थी, उसके पहलू में थी, उसके पास थी, और सबसे बढ़कर उसके निकाह में आते उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी हैसियत से शामिल हो चुकी थी। अपना चेहरा ढक लो परखा। उसकी मसरूफ सी आवाज पर परखा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और दुपट्टा दुरुस्त करते पल्लू का एक कोना थामते चेहरा उससे ढांप लिया। अब सिर्फ उसकी भूरी आंखें ही नकाब से दिखाई दे रही थी, जिनमें सुर्खी छाई हुई थी। उसकी गाड़ी हवेली के दूर में दाखिल हो चुकी थी। तभी उसने परखा को चेहरा ढकने का हुक्म सादिर किया था। वो नहीं चाहता था कि उस पर किसी भी नामहरम की नजर पड़े। हवेली के दाखिली हिस्से में गाड़ी जो ही दाखिल हुई, एतराफ में खड़े उसके खास मुलाजमीन ने हैरत से उसके पहलू में बैठी लड़की को देखा। परखा का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। उसने उसके हाथ को मजीद मजबूती से थाम लिया था। क्या अपनी आंखें जाया करवाने का ज्यादा शौक हो रहा है? उसने खुद को घूरते अपने खास आदमी के कॉलर को सख्ती से जकड़ते सर्दमोहरी से उसे मुखातिब किया। उसकी आंखें लहू छलका रही थीं। आइंदा अपनी इन आंखों को लगाम देना, वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। उसका गाल थपथपाते सुकड़ी सिमटी खड़ी परखा का हाथ थामते तेज कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। उसके चेहरे पर छाई सख्ती देख परखा की हालत खराब होने लगी। हवेली की दालान में कदम रखती उसने गहरा सांस भरते खुद में हिम्मत मुजतबा करने की कोशिश की थी, ताकि वो सबके गैर मुतवक्का सवालों का जवाब दे सके। अरे लाला, आप कब आए? हमारे को पता ही नहीं चला, वरना हम फौरन। इससे पहले कि लाला रुख उसकी जानिब आते हुए चहकते हुए अपनी बात मुकम्मल करती, नफेल के पहलू में खड़ी लड़की को देख उसके मुंह को ब्रेक लगी थी। वो अभी भी अपना चेहरा ढके हुए थी। कुछ ही देर में जर बीबी और मलियार भी हवेली के दालान में जमा हो चुके थे। उन सब ने हैरत से उसके पहलू में खड़ी लड़की को देखा, जो सबकी निगाहें खुद पर महसूस करते अब खुद को नफेल के पहलू में छुपा रही थी। क्या हो गया? आप सब लोग हमारे को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? सब ठीक है ना? उसकी शानें बेनियाजी अरूज पर थी। मुलियार ने हैरत से उसकी आंखों में देखा, जिसकी आंखों में खौफ वाज़ेह था। हम सब तो ठीक है नोफेल, मगर ये लड़की कौन है तेरे साथ? जर बीबी की पुरसोच आवाज पर वो मध्यम सा मुस्कुराया और उनकी जानिब बढ़ते नरमी से उनके झुर्रियों जरा हाथ को थामते अपने लबों से लगाया था। मोरे, तुझे बहुत ख्वाहिश थी ना मेरी बीवी लाने की, और इसे भी तो ख्वाहिश थी कि इसकी भाजाई आ जाए, तो हमने बस आप सबकी ख्वाहिश का पास रखा है और आपकी बहू तेरी भाजाई ले आया। वो मध्यम सा मुस्कुराते हल्के फुल्के लहजे में बोल रहा था, मगर उसकी बात पे सबकी हालत ऐसी थी कि कांटों तो बदन में लगू नहीं। नोफेल, ये तूने क्या कर दिया? तेरे बाबा जान इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। कम अज कम हमारे को तो बताता। और ये लड़की है कौन? इसकी शक्लो सूरत तो दिखा। कम अज कम अब हमें इतना हक तो दे दे। वो अपना सर फेरती नाराजगी भरे लहजे में गोया हुई, तो वो बेसाख्ता अपना सर थाम गया और अपना रुख दोबारा परखा की जानिब करते उसे निकाब छोड़ने का इशारा किया। अगले ही लम्हे उसने उसके हुक्म की तामील करते निकाब छोड़ दिया। निकाब हटते उन सबके वजूद गोया आंधियों के जद में आ गए। सर बीबी ने बेसाख्ता अपना दिल से हिलाया था। लाला रुख ने बगैर अपने लबों पर हाथ जमा लिए। मुलियार की आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें सी भर दी थी। वो बगैर किसी को मुखातिब किए सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़े थे। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो जो ही कमरे से बाहर निकले, उनके हाथ में मौजूद बंदूक देखते परखा के औसान खता हो गए। अलबत्ता बाकी सबकी चीखें निकल गईं। तुमने ये अच्छा नहीं किया नोफेल, किसी और के गन को हमारी हवेली की जीनत बना डाला। हमारी हवेली की इज्जत को दो कौड़ी का करने में तुमने एक लम्हा नहीं लगाया। ये लड़की आज मेरे हाथों से मरेगी। तुमने हमारी इज्जत को खत्म कर दिया। इससे कबल के वो ट्रैगर पर अपना दबाव बढ़ाते नोफेल ने झटके से परखा को अपनी पुश्त पर करते खुद उस पर साया किया था। परखा हिचकियां भरते सख्ती से उसकी कमीज को मुठियों में भेज गई। पहली बात बाबा जान, हमने आपको यह हक नहीं दिया कि आप हमारी बीवी पर बंदूक ताने, इसलिए इसे नीचे करें अभी और इसी वक्त, वरना हम तमाम तरलेहाज भूल जाएंगे। वो उंगली के इशारे से उन्हें बंदूक नीचे करने का बोलते सर झटक गया। मुलियार ने जबड़े भेजते उसकी जानिब देखा। दूसरी बात, इसकी जात से हमारी इज्जत जुड़ी है, आपकी नहीं। आपकी इज्जत आपकी बीवी के हाथों में है, हमारी इज्जत इससे मुंसलिक है। तो जब हमारे को कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको क्यों? हमें गुस्ताखी करने पर मजबूर मत करें बाबा जान। उसकी बर्फीली आवाज पर जर बीबी ने नम निगाहों से दोनों बाप बेटे को आमने सामने देखा। हम इसे जान से मार डालेगा। इसने हमारे बेटे को दो कौड़ी का कर दिया है। तुम इसे यूं सर पर नहीं बिठा सकते। वो शहादत की उंगली उठाते तंबीह लहजे में बोलते धाड़ उठे। बीवी किसकी है ये? हमारी ना? तो हम इसे सर पर बिठाए, कदमों में बिठाए, इससे अच्छा सलूक करे या बुरा, कुछ भी करे इसके साथ। हम इस काम में बोलने का हक सिर्फ अपनी मोरे को दूंगा और किसी को नहीं। समझ आई मेरी बात? वो जताने वाले लहजे में बोलते बरखा की कलाई थामते जर बीबी के सामने आया। जो एक शिकवा कुना निगाह उस पर डालते कमरे की जानिब भटक गई। नोफेल जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा, तभी तने तने तासुरात से मेर मुलियार की जानिब देखा, जो अब उसकी बेइज्जती पर तंजिया मुस्कुरा रहे थे। उनके जाते ही नोफेल ने अपना रुख लाला रुख की जानिब किया, जो हनूज उन दोनों को घूर रही थी। क्या हमारी रुख भी हमसे नाराज है? उसकी थकी थकी सी आवाज पर लाला रुख ने सरस से नफी में सर हिलाते उसके सीने पर सर धरा था। हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है लाला, बल्कि हम तो बहुत खुश है कि हमारे लाला इतने अच्छे हैं। वो उसके शाने से लगती मुस्कुराते लहजे में बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई।
उसने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी थी। परखा के ज़हन के दरीचों में उन दोनों को देखते शेहराम का ख्याल घूमता था। वो भी तो ऐसे ही करता था। रुक, तुम्हारी भाजाई को हम कमरे में लेकर जा रहे हैं। तुम जल्दी से एक दूध का गिलास दे जाओ हमारे को कमरे में। वह नरमी से बोलते परखा को लेते जीने की जानिब बढ़ गया था। कुछ देर बाद लाला रुख खुद ही दरवाजा हल्के से वार करते जो ही कमरे में दाखिल हुई तो वह तनहा गुमसुम सी बैठी किसी सोच में गलता थी। वो उससे बात करने का सोचते मुस्कुराते हुए उसकी जानिब चली आई। भाजाई, उसने नरम लहजे में उसे पुकारा, मगर वो फिर भी टस से मस न हुई। बस मुसलसल रोई जा रही थी। अब तो सांस भी बुरी तरह फूला हुआ था। रुख ने हल्के से उसके शाने पर हाथ जमाया तो वो तड़प कर होश की दुनिया में वापस आई। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। हमने नहीं किया ये निकाह, जबरदस्ती। प्लीज हमारे को माफ कर दो, मारना मत। वो अपने दोनों कानों पर हाथ जमाते उसे खुद से दूर झटकते हुए चिल्लाई। लाला इस अचानक हुई अवतार पर घबरा गई। इस दौरान वॉशरूम से अफरा तफरी में निकलते नौफेल को देख उसने घबरा कर नौफेल की जानिब देखा। लाला, ये भाजाई। रुख सहम कर बोली, जिसका चेहरा दर्दीमाई हो रहा था। आप जाओ अपने कमरे में, हम देख लेगा तुम्हारी भाजाई को। जाओ मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। वो उसका सर थपथपाते तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला तो उसे भेजते ही दोबारा परखा की जानिब मुतवज्जा हुआ। परखा, यहाँ देखो। वो उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ते हुए संजीदगी से बोला, मगर वो ज्यों की त्यों ही पड़ी मुसलसल कांपे जा रही थी। शायद सर्दी का एहसास था या न जाने क्या, उसका पूरा वजूद सर्द पड़ रहा था। परखा, हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? उसकी सर्द आवाज पर परखा ने भीगी निगाहों से उसकी जानिब देखा। दांत आपस में खटखटा रहे थे। वो सरस से अपनी जगह से उठा और खिड़की के दोनों पट बंद करते वापस उसकी जानिब आया, जो सुकड़ी सिमटी जा रही थी। नोफेल ने आंखें मूंदते गहरा सांस भरा और नरमी से उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करते उसका सर अपने सीने पर धरते उसके बालों को सहलाया था। परखा उसके सीने में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। वो किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। सब मुझे बुरा बोल रहे थे। हर जगह मेरे जैसी लड़कियों के लिए जिल्लत और रुसवाई ही है। वो नम लहजे में बोली। नोफेल के चेहरे के अजलात उसके मुसलसल होती एक ही तकरार पर तन गए। गंदी नहीं हो तुम हमारी इज्जत हो। अब परखा यूसुफजई नहीं बल्कि परखा नोफेल आफरीदी हो। तुम्हारी पहचान अब नोफेल आफरीदी है। तुम्हारा साया अब नोफेल आफरीदी है। रही हमारी मोरे की बात, तो हर माँ की तरह उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी हमारी शादी को लेकर। तो बस अचानक सब चीज़ों की बदौलत वो नाराज़ हैं। और एक और बात, इस दौरान अगर वो तुम्हें कुछ भी बोल देती हैं तो उन्हें माफ़ कर देना, नज़रअंदाज कर देना, मगर आगे से तलब कलामी मत करना, क्योंकि अगर हमारे को एक बीवी के हकूक मालूम है तो एक माँ के हकूक से हम कोताही कभी नहीं बरतेंगे। जब तक हमारी जात तुम्हारे सर पर है, इस वक्त तक तुम किसी के सामने कुछ भी बोलकर अपना आप बुरा नहीं करोगी। समझ रही हो ना हमारी बात? अब तो नोफेल तुम्हारी जात पे कोई बात नहीं आने देगा, मगर अगर कभी आई तो तुमसे पहले हम तुम्हारा साया बनकर नमूदार हो जाएगा। वो उसके सर को सहलाते समझाने वाले अंदाज में नरमी समोए बोल रहा था, मगर काफी देर तक उसकी जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ना आता देख उसने चेहरा झुकाते नीचे की जानिब देखा तो मध्यम सांसों की आवाज पर वो तासुब से नफी में सर हिला गया। साइड टेबल पर रखा दूध का गिलास उसे मुंह चढ़ा रहा था, मगर वो पिलाना भी जरूरी था। तभी उसने सहूलत से उसका सर तकिए के पर रखा और उसकी आंख डर कर खुल गई। आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे को डर। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नफेल ने बेचारगी से उसकी जानिब देखा, जो अपनी नींद के साथ साथ उसकी नींद की भी दुश्मन बनी हुई थी। कहीं भी नहीं जा रहा, ये बस दूध का गिलास पकड़ रहा हूँ, इजाजत हो तो पकड़ लूं। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोलते उसे न चाहते हुए भी खिफत में मुब्तला कर गया। उसने गिलास थामकर उसकी जानिब बढ़ाया और दराज से गोलियां निकालते उसके हाथ में रख दी। उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अब ना तो सामने शहराम था ना ब्रेकता के साथ वो जिद्दें लड़ाती। तभी खामोशी से जी खड़ाकर दूध का गिलास लबों से लगाते एक ही सांस में पी गई। इस दौरान आंखों में नमी सी उतरी थी। अब वो वहां से उठ तो सकता नहीं था। तभी गहरा सांस भरते बैठ के कोने में सिमट कर लेट गया। परखा ने खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखा और उठकर सोफे पर जाना चाहा तो नोफेल की पेशानी पर लातादार शिकने नमूदार हुई। यहाँ हम अपने शौक से नहीं बल्कि तुम्हारी बदौलत लेटे हैं, इसलिए किसी किस्म के डर में पड़ने की जरूरत नहीं है। खामोशी से यहीं लेटी रहो। उसकी सख्त आवाज पर परखा ना चाहते हुए भी कोने में सिमट कर लेट गई। कुछ ही देर में कमरे में घुप अंधेरा छा गया। जब से उसके साथ ये हादसा पेश आया था उसने कमरे की लाइट नहीं बुझाई थी। मोरे वो तकिए में चेहरा छुपाए सिसकी थी। मान बाहर बादल गरजने की आवाज पर उछल कर जरा सा नोफेल के साथ हुई और उसकी कमीज के बाजू को सख्ती से मुट्ठी में भेज गई। नोफेल जो हल्की हल्की नींद में जा रहा था, अपने बाजू पर उसका लम्स महसूस करके लब भेज कर रह गया। न जाने अब पहलू में लेटी लड़की की बदौलत उसके आगे की रातें कैसी गुजरनी थी। उसे तो सोच सोच कर ही होल उठ रहे थे। लो भाई, ट्रीट निकालो तुम दोनों। अब मेरी बात सुनो, हमने एक से ट्रीट नहीं लेनी बल्कि दोनों से लेनी है, जो आपस में कमिटमेंट करके एक ग्रैंड सी ट्रीट हमारा नाम लिखवा दो। वरीम की बात मुकम्मल होते ही सबने जोरों शोर से उसकी तारीफ की थी। उन सबका बरीसा और हाजी से ट्रीट देने का इरादा था, क्योंकि उनकी फैमिलीज आपस में मिलते मिलाते आपस में उनका रिश्ता डन कर चुकी थी। अब बस शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। तभी उन सबका प्लान किसी महंगे तरीन रेस्टोरेंट में खाना खाने का इरादा था। ओ भाई माफ करो मुझे, मैं तो कभी ट्रीट ना दूं। इतना कुछ हड़प कर जाते हो और हम जैसे मासूम बाद में बस अपने गौरव को ही देखते रह जाते हैं।
हादी तो जैसे मरियम की बात पर बिदक ही उठा। बरीजा ने खुशनुमा निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वह खामोशी से मुंह बसोरते दोबारा वहीं टिक गया। अभी वो सब इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि हाँफती हुई अनाब भागती भागती उनकी जानिब आई तो उन सबने हैरत से उसकी जानिब देखा, जिसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था, मगर चेहरे पर एक लोही सी खुशी रखसा थी। क्या हो गया है? किसने चाबी दे दी है तुम्हें जो बस चलती ही जा रही है? फारिस जो अपने मोबाइल में गेम खेलने में मसरूफ था, उसकी जल्दबाजी पर चोट करते हुए बोला, यू नो व्हाट, हमारा एक सीनियर आया है। क्या गजब पर्सनैलिटी है उसकी। डैम, मगर एक बात है कि उसे अपने हुस्न पर गरूर नहीं है, ना ही वो शहराम सर की तरह खड़ूस है, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा नरम मिजाज सा बंदा है। लिटरली बंदा दिल ले गया। बट एज अ सीनियर अब पता चल रहा है कि हम यूनी में आए हैं, वरना ऐसी बसूरी शक्लें देख देख कर हमें ही बदहजमी हो जाती थी। मजाल है कोई खूबसूरती देखने को मिली हो कभी। अनाप की जुबान तेजी से फराटे भरती जा रही थी कि इसी दौरान मरियम ने तासुब से उसके बाजू में चुटकी भरी। वो सटपटाते होश की दुनिया में लौटी और एक नज़र परीसा को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। खुद पर सबकी निगाहें महसूस करते उसने नासमझी से भौहें उचकाईं। वो समझ चुकी थी कि वो किस बदौलत खामोश हुए हैं। हादी और फारिस का मुंह उसकी बात पर खुला का खुला रह गया, जो उनकी खूबसूरती पर सवार उठा रही थी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? वैसे अनाप, तुमने इतनी जल्दी तजिया भी कर लिया उसकी शख्सियत का। फरीसा उन सबकी तवक्का के बरखिलाफ जाते हल्के फुल्के लहजे में बोलती उन सबको कहीं न कहीं ढीला ढाला कर गई। इससे कबल के वह चहक कर उसकी बात का जवाब देती, फरीसा अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की बदौलत उन सबको इशारा करते बेध्यानी में कदम आगे की जानिब बढ़ाने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान होने की वजह से वो अपने से 2 कदम दूर पत्थर ना देख पाई, जिसकी बदौलत इससे कबल को वो लड़खड़ाते औंधे मुंह जमीन बोस होती किसी ने सर्रे से उसकी कलाई को अपने शिकंजे में लेते अपनी जानिब खींचा था। उसके साथ ही फरीसा के स्याह बादलों का बंधा जुड़ा खुलते उसके लंबे घने बाल दोनों शानों को ढक गए। उसने इतराफ में ध्यान दिए बगैर तशक्कुराना अंदाज में मोबाइल को अपने सीने में भेजा, इस बात से बेखबर कि उसकी हरकतें मुसलसल किसी की निगाहों के हसार में हैं। स्याह गेसों से ढका हल्की गंदमी सी रंगत उस पे उसके चेहरे पर छाया इज़्तिराब मुकाबिल को मध्यम सा मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। उसने बगौर सरतापा उसका जायजा लिया था। उसकी कलाई अभी तक उसके शिकंजे में मुकैद थी, मगर वो तो बस अपने मोबाइल को परखने में मुहफ थी। हे मिस कोडू, व्हाट्सएप। एक एक नजदीक से आने वाली भारी गंभीर आवाज पर फरीसा के 14 तबक रोशन हो गए। सोने पर सुहागा उसके लबों से निकलता अपने लिए रस कोडू उसके अंदर इश्तियार की लहरें दौड़ा गया। उसने एक सेकंड से भी पहले मुकाबिल की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक नरम सा तासुर उभरा हुआ था। उसने हवास बहार करते एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आजाद कराई, जो उसने बगैर किसी तरद्दुद के नरमी से छोड़ ही दी। फरीसा ने खून आशाम निगाहों से उसकी जानिब देखा। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस मिस्टर XYZ। वो नफरत भरी निगाहों से उसका मुसलसल मुस्कुराता चेहरा देख झारखंड लहजे में गोया हुई। मेरे ख्याल में तुम्हारे मामले में तो कुछ गड़बड़ है। अल्लाह ने तुम्हारा कद लंबा करने की बजाय तुम्हारी जुबान का कद लंबा कर दिया है, और मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करो, मैं बंदा बड़ा डेरी हूँ। वो उसकी जानिब झुक के मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में लाल सुर्ख चेहरे समेत बोलते फरीसा को गहरा सांस भरने पर मजबूर कर गया। वो एक झटके से मुड़ी थी, जिसकी बदौलत उसके बाल मुकाबिल की आंखों को बुरी तरह सलामी पेश कर गए। उसने बेसाख्ता कराहते अपनी आंखें मसली थी। टीटी, वो दिल ही दिल में उसे नए नाम से नवाजते आखिर में ना चाहते हुए भी खुलकर हंस दिया था। उसकी हंसी दूर तक जाती फरीसा की समातों में उतरी तो वो दांत खिचखिचा कर रह गई। शुक्र करो इर्तिजा यहाँ नहीं है, वरना। उससे पहले कि हादी बेध्यानी में अपनी बात मुकम्मल करता, फारिस ने उसके पाँव पे पाँव मारते उसे खामोश रहने का इशारा किया था। अनाप के साथ साथ बाकी सबने भी हैरत से उसकी जानिब देखा। इस दौरान फरीसा भी वापस आ चुकी थी। क्यों, कहाँ है इर्तिजा? अरे उसका तो नोटिस ही नहीं लिया। अनाप इतराफ में निगाहें घुमाते नासमझी से गोया हुई। वो आया तो था, मगर शिदा का मूड बुरी तरह खराब होने की बदौलत वो उसे करीबी रेस्टोरेंट में ले गई है। एक तरह तो वैसे भी उसके पीछे ही रहता है जब से आया है, भला कैसे उसे इनकार करता। और इसकी मासूमियत भरी बात पर अनाप के हिसाब बन गए। उसने बामुश्किल मुस्कुराते हुए उन दोनों की जानिब देखा। अनाप, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स, ये बस झूठ बोलना ही जानते हैं। अफीफा उसकी उतरी हुई सूरत देख दांत पीसते हुए बोली तो वो न चाहते हुए भी हल्के फुल्के अंदाज में इस बात में सर हिला गई, वरना अंदर ही अंदर इर्तिजा का उस शीजा के साथ जाना उसे बुरी तरह खिल रहा था। क्या इर्तिजा के नजदीक उसकी जरा सी भी अहमियत नहीं थी? वो फकत सोच कर रह गई। खैर, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि निकाह के लिए ड्रेस कैसा मुंतखब किया है तुमने बरीदा? अनाप की तजस्सुस से भरपूर आवाज पर उसने एक नजर हादी को देखा, जो शरीर निगाहों से उसी की जानिब देख रहा था। सबने उसकी आंखों के तालमेल पर बड़ी शानदार किस्म की हुटिंग की थी। एहतियात करें, यहाँ हम जैसे सिंगल भी मौजूद हैं। यूं किसी कबल को साथ देख हमारा दिल के साथ साथ खून भी जलता है। फारिस की कुर्ती आवाज पर जहाँ बरीदा जीती थी, वहीं बाकी सबका कहका बेसाख्ता था। मेरा ड्रेस हादी की जानिब से है, और मैं नहीं जानती कि वो कैसा होगा। वो शाने उचकाते बेनियाजी से गोया हुई। अबे हादी, क्या जादू किया है तूने हमारी लड़की पर? मरियम उसके शाने पर मुक्का मारते कटीली निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोली। हादी ने कराहते अपना शाना हिलाया, जो पे दर पे इन थप्पड़ों और मुक्कों का वारिस बनता जा रहा था। निकाह कर रहा हूँ मैं इसके साथ। अब इतना हक तो मुझे हासिल है कि मैं इसके लिए कुछ खरीद सकूँ। और अगर तुम्हें मेरी पसंद पर इतना ही शक है तो एक नज़र अपनी दोस्त को देख लेना, अंदाजा हो जाएगा।
वो बाएं आंख दबाते मजे से बोलते मध्यम सा हंस दिया। सबने सताइशी अंदाज में उसकी जानिब देखा। अलबत्ता बरीजा के लबों के गोशों पर एक दिलकश मुस्कुराहट ठहर गई। वैसे मरियम, तुम्हें जादू करना आता है क्या? खारिज की संजीदा आवाज पर मरियम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो मामूल की निस्बत संजीदा दिखाई दे रहा था। नहीं, तुम्हें आता है क्या? वो दांत खिचखिचाते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। खारिज उसकी बात पर मध्यम सा हंसा। यकीन करो, अगर करना आता होता ना तो सबसे पहले तुम्हारी अलमारी को खाली करते अपने पसंद की हर चीज की वहां लाइन लगवाता। वो उसकी आंखों में आंखें डालते मसूर कुन लहजे में बोलते उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार करवा गया। और अगर मुझे आता होता तो सबसे पहले ये जो तुम्हारे मुंह में जुबान है ना, इसे काट कर अपने पास रखती। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती उसे कहता लगाने पर मजबूर कर गई। मरियम को वो जहर से भी इंतहाई बुरा लगा था। अरे, मैं तो सर से पांव तक तुम्हारा हूँ, जो भी तुम रखना चाहो, और अगर मुझे भी रखना चाहो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं वैसे भी इंतजार में हूँ। वो उसे तंग करने की खातिर मसनूई मोहब्बत भरे लहजे में बोला। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो चिढ़ भी गई। तभी उसके सर पर किताब मारते तिल मिलाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके यूं चल घूमकर रुकने पर सबकी हंसी बे वक्त छूटी थी। उसने सोना शाम निगाहों से फारिस की जानिब देखा, जिसका चेहरा मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में लाल सुर्ख हो रहा था। वो मुठ्ठियां भींच कर रह गई। जिसके सामने सबकी जुबान बंद हो जाती थी, उसकी जुबान फारिस शेख के सामने बंद हो जाती थी। वो चाहकर भी उसकी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं दे पाती थी। मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी जा रही है? आदिल ने अफीफा और फरीसा दोनों को अपने दाएं बाएं बिठाते मुस्कुराते लहजे में इस्तफसार किया, तो उन दोनों ने उनकी बात पर नरमी से मुस्कुराते बाद में सर हिलाया। मेरे बेटे के मिजाज कैसे जा रहे हैं आफीफा? उन्होंने कुछ सोचकर सरगोशी करने वाले अंदाज में आफीफा को मुखातिब किया, तो वो इस गैर मुतवक्का सवाल पर गड़बड़ा गई। उसने नासमझी से आदिल की जानिब देखा। वहां से होते हुए उसकी निगाहें फरीसा के चेहरे पर जम गईं, जो उसे ही देखकर शरारत से मुस्कुरा रही थी। वो चौंक कर सर झटक गई। इससे क्या पूछ रहे हैं बाबा? मुझसे पूछिए। आपकी बेटी मेरे पास ही आना पसंद नहीं करती, तो वो आपकी बात का जवाब कैसे दे सकती है? वो सिरे से ही मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं करती। वो जो बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ है, उसकी तमाम तर समातें उनकी जानिब ही मुतवज्जा थी। कभी बगैर किसी तबो दो के सपाट लबो लहजे में गोया हुआ। अफीफा ने एक खामोश निगाह उस पर डालकर हटा ली। फिलवक्त वो किसी भी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। इसी दौरान आफिया भी चाय की ट्रे लिए वहीं आ गई। उन्होंने ट्रे मेज पर रखी तो फरीसा उन्हें बैठने का इशारा करती खुद उस काम में जुट गई। बैठ जाएं आप मामा, मैं करती हूँ, वो नरम लहजे में बोलती मुस्कुरा दी। आफिया ने मोहब्बत से उसकी जानिब देखा, जिसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट रखना थी। ये बात उन्हें अच्छे से अखबर थी कि ये मुस्कुराहट भी वो खींचकर अपने लबों पर जमाती है, वरना अंदर से तो वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है। वैसे तुम इसी लायक हो कि तुम्हें मुंह ना ही लगाया जाए। आदिल की सर्द आवाज पर सद्दाम ने महज भौवें उचकाने पर इत्तफाक किया। अलबत्ता अफीफा मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में सुर्ख होता चेहरा झुका गई। उसके लबों पर भटकती मुस्कुराहट देख सद्दाम के तन बदन में आग लग गई। बाबा, मेरे ख्याल में मैं आपकी ही औलाद हूँ, आप ही के खून से सेंचा गया हूँ, मगर फिर भी ऐसी पराइयों वाला बर्ताव को सूट नहीं कर रहा आप पर। आप अपने बेटे को छोड़कर इसकी तरफदारी करते जा रहे हैं, पहले दिन से अब तक। वो दांत पर दांत जमाते कहर बरसाते लहजे में बोला। इस दौरान उसकी निगाहें मुसलसल के चेहरे पर जमी थी, जो मुस्कुराहट रोकने के चक्कर में हलकान हो रही थी। आदिल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते चाय की चुस्की भरी। बिल्कुल, मैं इसकी तरफदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हें ये बात बावर करवाई थी कि मैं आफीफा को इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर ले जा रहा हूँ, और एक बाप से बेहतर अपनी औलाद को कोई नहीं समझ सकता। ये बात तुम्हें इस वक्त समझ आएगी जब तुम खुद साहिब औलाद होगे। वो तंजिया निगाहों से उसकी जानिब देखते जताने वाले लहजे में गोया हुए। सद्दाम की निगाहें उनकी बात पर लो देने लगी। वो इनकी बात समझते सरकशी से मुस्कुराया। अलबत्ता अफीफा का रंग सद्दाम के चेहरे को बदलते रंग देखकर फीका पड़ गया। साहिब औलाद होने के लिए मुझे सबसे कबल आपकी इस बेटी को मनाना पड़ेगा, जो मुझसे बात करने की ही रवादार नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं तो बस आपकी झुटनियां ही सुनता रहूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मामा कि अपनी इस बहू को कहें कि मुझ पर नजर करम क्या करे। वो लबों पे मचलती मुस्कुराहट का गला घोंटते दिलफरेबी से बोलते आखिर में आफिया को भी अपनी बात में शामिल करता हुआ बोला, तो अफीफा ने वह मुश्किल मुस्कुराकर सद्दाम की जानिब देखते चेहरा झुका लिया। वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि जिस मुंह से वो ये सब बोल रहा है वो उसका वही मुंह नोच डाले। इस सारी बात के दौरान सबसे ऊंचा छूटने वाला कहका परीसा का था। वहां मौजूद हर फर्द की तवज्जो उसकी जानिब मबदूल हुई। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे हंसी निकल गई। वो गहरा सांस भरते मुस्कुराते लहजे में बोली। अफीफा सर झटक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसमें ज्यादा यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं थी। सबको चाय थमाते सबसे आखिर में उसने सद्दाम की जानिब देखा, जो उसे ही मुस्कुराता हुआ देख रहा था। उसने अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटते अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे उसने खामोशी से थाम लिया था। फरीसा का दिल उसके अंदाज पर धक से रह गया। सबने खुशगवार हैरत समेत उन दोनों की जानिब देखा, जिनके दरमियान अब भी एक सर्द जंग छिड़ी हुई थी। वो अपना कप लेते दोबारा आदिल के साथ ही विराजमान हो गई। अरे कहाँ चली, बैठो ना, ये तो ऐसे ही मजाक करता है, मत क्या करो सद्दाम, सबके सामने शर्मिंदा उसे। आफिया उसे झाड़ पिलाते हुए बोली तो वो शाने बेनियादी से शाने उचका गया। उसे तंग करने में भी अपना ही मजा था, और ये बात वो चाहकर भी उन्हें बता नहीं पाया। अब वो सब हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान चाय पीने में भी मसरूफ थे कि अचानक ही आदिल कुछ याद आने पर सीधे होकर बैठे।
हादी और बरीजा बेटा का रिश्ता तय हो गया। आज राहील से मुलाकात हुई थी मेरी। अगले ही हफ्ते को निकाह की रस्म रखी गई है। वैसे मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि अगर वो लड़का किसी और को पसंद करता था तो उसने हमारी बरीजा को अपनी जिंदगी में किसी दबाव में आकर शामिल नहीं किया, बल्कि उसके हक के लिए लड़ा है। शुक्र है राहील ने भी कोई मसला खड़ा नहीं किया, वरना उस बच्चे के लिए मुश्किलात पेश आती। वो संजीदगी से बोल रहे थे और अफीफा और परीसा ने निकाह की बात पर चहकते उनकी जानिब देखा, क्योंकि सुबह तक तो मंगनी का जिक्र था, अब निकाह कैसे हो गया उनकी समझ से बालातर था। ऐसा ही होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को समझने लग जाए ना तो आज औलाद किसी भी किस्म का गलत कदम ना उठाए। मैं तो कहती हूँ कि औलाद को अपने साथ इस हद तक फ्रैंक रखो कि वो आपसे छोटी सी छोटी बात भी खुलकर कर सके, ना कि उसमें झिझक महसूस करें। आफिया ने भी इस पूरी बात में जोरों शोर से ताइदी अंदाज में सर हिलाते उनका साथ दिया था। सदाम इस दौरान एक खामोश निगाह गुमसुम बैठी परीसा पर डालते ठंडी आप भरते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और किसी को भी मुखातिब किए बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सदाम, इन्हें शॉपिंग पे ले जाना। तुम आज ही क्यों कि अगर अगले 4 दिन तो वैसे भी बारिश की पेशन गोई है। अपने अकब से आने वाली आवाज पर उसने पीछे मुड़कर देखते थम्स अप का इशारा किया तो वो तेज कदमों समेत अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। बाबा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं घर से ही कोई। ऐसे कैसे घर से ही कोई? दोस्तों का निकाह है, हमारी दोनों बेटियां बन ठन कर जाएंगी। आफिया उसके बाद दरमियान में ही काटते मसरूफ अंदाज में बोलते कप ट्रे में रखते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बिल्कुल मामा, मैं तो बहुत शौक से पहनूंगी। वैसे मामा, क्या ही बात हो कि कोई उसी निकाह में हमारी परीसा पर फरिश्ता होते उसके लिए रिश्ता भेज दे। कसम से मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। वो आंखें मेजते अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए मजे से बोली तो वो दोनों ना चाहते हुए भी कहकहा लगाकर हंस दिए। उसके बरक्स परीसा की आंखों में टूटे कांच की सी किरचियां थी। बको मत। वो अपने लहजे को मसनूई बशाश बनाते उसके शाने पर झापड़ मारते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन दोनों ने एक दूसरे की तकलीद में कदम कमरे की जानिब बढ़ाए थे। अफीफा उसे तैयार रहने का बोलते खुद अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अफीफा ने जो ही अपने कमरे में कदम रखा, अंदर से आने वाली गैर मामूली बदबू सूंघते उसका जी बुरी तरह मतलाया था। उसने मुतलाशी निगाहें जो ही पूरे कमरे में घुमाई, वो उसे ग्लास डोर के पास ही सोफे पर बैठा दिखाई दिया। अफीफा की जानिब उसकी पूछ थी, तभी वो उसकी हरकतों सकनात का जायजा ना ले सकी। ये किस किस्म की बदबू है? ये तो सिगरेट की स्मेल है। ये कौन? कहीं सदाम तो नहीं? इससे पहले कि वो पर्दे बराबर करने की खातिर बड़बड़ाते हुए खिड़की की जानिब बढ़ती, सिगरेट की स्मेल नथनों से टकराती उसके जहन में झमाका सा हुआ, तभी बगैर किसी लम्हे की ताकीर के उसके सर पर पहुंची थी। जो पूरी दिलजमई सी सिगरेट लबों में दाबे गहरे खर्च भर रहा था। अफीफा का मुंह उसकी हरकत पर खुला का खुला रह गया। ये क्या कर रहे हैं आप? वो होंकों की मानिंद उसकी जानिब देखते हुए बोली, जिसकी आंखों के डोरे इंतहाई सुर्ख पड़ रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? लग रहा हूँ ना बिल्कुल मजनू किस्म का इंसान। देखो तुम्हारे हिजर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। वो जो आजकल इर्तिदा के पीछे लगकर सिगरेट को अपनी जिंदगी में शामिल कर बैठा था, आज भी ना जाने क्यों बेचैनी महसूस करते सुलगा कर बैठ गया था। मगर अब अफीफा को अपने सर पर खड़े घूरता पाकर आशिकाना लहजे में बोलते उसे अच्छा खासा खिफत में मुब्तला कर गया। इतना मेरे हिजर में जलने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे भी एक कमरे में एक साथ रहते हुए भी कौन सा हिजर काटा जाता है जो इंसान नशई बन जाए। पूछती हूँ कल जाकर मैं उस इर्तिजा नशई से जो ना जाने किन कामों में मुलविस होता जा रहा है और साथ दूसरों को भी कर रहा है। वो शहादत की उंगली उठाते उसे बावर करवाने वाले अंदाज में तुंद लहजे में गोया हुई। इससे कबल के वो सर झटक कर मुड़ती, सद्दाम ने उसके सुनहरी रंग के दुपट्टे को पल्लू को थामते अपनी जानिब खींचा तो वो तवाज़ुन खोती उससे कुछ फासले पर सोफे पर बैठ गई। अफीफा उसकी बेसाख्ता हरकत पर अपने दुपट्टे पर हाथ जमाते दम साध गई। साथ रहती हो, पास तो नहीं ना? दिल में रहा करो यार, धड़कनों में समा जाओ, मेरी रूह तक में उतर जाओ। हाय काटे काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ। वो सामने दीवार पर निगाहें जमाई सिगरेट का गहरा कश लेते दिल फरेबी से बोलते अफीफा को पेचो ताप खाने पर मजबूर कर गया। उसने कीना दोस्त निगाहें उसकी उंगलियों में दबी सिगरेट पर जमाई, मान उसकी वालियाना निगाहों का रुख अपने चेहरे पर पाते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिदक कर उसे फासला कायम करती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मुबादा उसके हवास ना बिगड़ जाएं जो अक्सर और बेशतर बिगड़े रहते थे, जिसका खुमियाजा सरासर उसे ही भुगतना पड़ता था। सच में सदाम, आपसे बड़ा वाहियात इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कौन किसी लड़की से इस किस्म की बात करता है? वो खून आशाम निगाहों से उसकी जानिब देखते दबे दबे लहजे में बोली। सदाम उसकी बेफजूल बात पर भौंचक्का रह गया। मतलब वो अपनी बीवी से बात भी नहीं कर सकता? अबे साले, तूने उसे बीवी का दर्जा दिया ही कब है? उसके दिल ने फौरन से बेशतर उसे सरजनिश की तो वो बालों में हाथ फेरते खज्जल सा हो गया, मगर अब अपना पलड़ा भी तो भारी करना था ना। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ बगैर किसी तस्दीक के मुझ पर। अभी तुमने मेरी वाहियाती देखी कहाँ है? और रही बात ऐसी बात करने की तो जिससे कर रहा हूँ वो लड़की मेरी बीवी है। अब बीवी से ऐसी बातें ना करूँ तो मोहल्ले की शुमाइला से करूँ? वो तिनक कर बोलते अफीफा को खजालत में मुबतला कर गया। उसके एक झटके से खड़े होने पर अफीफा को अंदाजा हुआ कि उसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका है। मान उसकी बात का मफहूम समझते उसके सर पर लगी तलवों पर भुजी। अच्छा, आपको बड़ा मालूम है कि मोहल्ले में शुमाइला रहती है? वैसे शर्म तो आपको छूकर भी नहीं गुजरी सदाम। अफीफा उसकी अजीबोगरीब बातों पर बिगड़ते हवासों समेत फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, जबकि हाथ तेजी से बेड पर बिखरी चीजों को समेटने में मसरूफ थे।
हाँ, मेरे हिस्से की भी सारी शर्में तुम्हें ही तो लग चुकी हैं, तभी तो मेरे नजदीक नहीं आती, कभी फुर्सत से आना, सारी बेशर्मी दिखाऊंगा, अब तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा भी तो उतरना है। वो बाएं आंख दबाते दिल जलाने वाले लहजे में बोला, साथ ही उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेते उसकी तीखी नाक को होले से दबाया। चलो तैयारी पकड़ो, शॉपिंग पर चले और परी से भी बोल देना। वो वार्डरोब से अपनी शर्ट निकालते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला, मुझे आप दोनों के दरमियान कबूतर बनने का कोई शौक नहीं है। इतनी लंबी जुबान और ये जो लंबी टांगे अल्लाह ने दी है ना, इसका इस्तेमाल करके उसके कमरे में जाएं और बोल दें, बहुत आसान सा काम है। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोलती, बालों को चोटी बनाने में मसरूफ हो गई। सदाम ने तासुब से उसकी जानिब देखा, जो अपने दुपट्टे को ही सर पर ओढ़ रही थी। सदाम की पेशानी पर लातदाद बल नमूदार हुए। वो धीमे से कदम उठाते उसके नजदीक पहुंचे, जो अपने से तैयार जूते का स्ट्रैप बंद कर रही थी। ये तुमने चादर किस खुशी में नहीं ली मोहतरमा? वो सर मोहरी से गोया हुआ। अफीफा के हाथों की हरकत वहीं थमी थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदौलत कोई आपको बात करे, और वैसे भी अगर मैंने चादर ओढ़ ली तो आप इस सोसाइटी में नजरें कैसे मिला पाएंगे? वो दोबारा नॉर्मल लहजे में बोलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और एक काटदार निगाह उसकी जानिब उछालती कमरे से बाहर निकल गई। सदाम उसकी बातों पर जबड़े बेंचे जब्त करके रह गया। वो जो ही नीचे लाउंज में पहुंची, परीसा पहले ही वहां मौजूद थी। वो दोनों आगे पीछे बाहर पोर्च की जानिब बढ़ गईं। परीसा ने जबरदस्ती करते उसे गाड़ी का अगला दरवाजा खोलते वहां बिठाया था। वो जो ही लाउंज में पहुंची, परीसा पहले ही वहां मौजूद थी। तो दोनों आगे पीछे बाहर पोर्च की जानिब बढ़ गईं। परीसा ने जबरदस्ती करते उसे गाड़ी का अगला दरवाजा खोलते वहां बिठाया था। कुछ ही देर में स्याह पैंट शर्ट में मलबूस, आंखों पर स्याही गॉगल्स लगाए, वो खुशबुओं में घिरा जो ही गाड़ी के नजदीक पहुंचा तो अफीफा का दिल धक से रह गया। वो उसे यहाँ से उतारने का इरादा रखता था। सदाम ने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो सख्ती से आंखों को मेज गई। मान अपनी गोद में किसी चीज का एहसास करते उसने धीरे से अपनी पलकें वाक करते उसकी चीज की जानिब देखा तो वो स्याह रंग की उसी की चादर थी। इसे ओढ़ो फौरन से पहले, और मुझे अब बिला वजह तुम्हारी जुबान चलती हुई नजर न आए। वो इसके गालों को उंगलियों को पूरों से छूते तो हकुम भरे लहजे में गोया हुआ। अफीफा ने थके थके एसाबों समेत खामोशी से चादर ओढ़ते खुद को अच्छे से ढांपा था। परीसा भी उन दोनों की हरकत पर होले से मुस्कुराते अपनी निगाहों का रुख विंड स्क्रीन के पार भागते दौड़ते मनाजिर पर जमा गई। सुबह जो ही उसकी आंख खुली, उसने निगाहें बेसाख्ता नुफैल की तलाश में घुमाई थी, मगर इतने बड़े कमरे में उसके सिवा किसी का नामो निशान ना देख वो एक झटके से अपनी जगह से उठकर बैठ गई। चेहरे पर खौफ का आंसर नुमाया था। वो चप्पल पैरों में अड़सते अपनी जगह से उठी और भागने वाले अंदाज में कमरे से बाहर की जानी बढ़ी थी। मलक जैसा हुलिया बाल दोनों शानों पर बिखरे हुए थे, आंखों में बेतहाशा आंसू, यहाँ तक कि उसे सर पर दुपट्टा ओढ़ने का भी होश नहीं था। इससे कबल का वो बाहर फहम की जानी बढ़ती किसी ने सरल से उसकी कलाई खींचते दीवार की ओर में किया था। खौफ के मारे इससे कबल के वो चिल्लाती, लाला रुख ने सख्ती से उसके लबों पर हाथ जमाते नफी में सर हिलाया था। भजाई, क्या हुआ तुमको? हमारे को बताओ, ऐसे बाहर क्यों भाग रहा था तुम? वो परेशानी से उसकी आंखों में आंसू देखते तड़प कर बोली। भजाई, ऐसा कैसे चलेगा? अगर तुम हमको बताओगा नहीं तो हम इस चीज का हल कैसे तलाश करेगा? वो उसके दोनों हाथ थामती समझाने वाले अंदाज में बोली, ताकि वो उसके साथ किसी भी हद तक खुल सके। परखा हालांकि उसकी जितनी ही थी, मगर फिर भी उसे ये लड़की ना जाने क्यों बहुत प्यारी लगती थी। मगर उसकी आंखों में छुपा खौफ, वो ना जाने क्यों नापसंद करती थी। वो कहाँ है? वो हमारे को छोड़कर चले गए क्या? वो बेचैनी से बोलते उसे तासुब से नफी में सर हिलाने पर मजबूर कर गई। लाला की बात कर रही हैं आप? वो तो सुबह सवेरे काम पर निकल जाते हैं, उनकी वापसी तो अब शाम के वक्त ही होगी। हमारे लाला काम के बहुत पाबंद हैं, मगर तुम्हारे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम है ना, तुम्हारा ध्यान भी बटा देंगे। वो उसे बाजुओं के घेरे में लेते मुस्कुराते लहजे में बोली। परगा ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा, जहाँ एक नरमी सी छाई हुई थी। मान अगले ही लम्हे वो उसका साथ तोड़ते नबी में सर हिलाते बाहर की जानी भागी थी। बाजाई, दुपट्टा। इससे पहले कि परखा अपनी बात मुकम्मल करती, सामने से आती जर बीबी को देखते परखा के कदमों के साथ साथ उसके दिल की धड़कन भी सुस्त पड़ी थी। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? यूं दुपट्टा गले में डालकर कहाँ भागी चली जा रही हो? वो गैस के आलम में गुराई तो उनका ऊंचा लहजा सुनकर वो फूट फूट कर रोते दोनों हाथ कानों पर जमाते जमीन पर बैठती चली गई। जर बीबी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसकी रंगत पीली बढ़ती जा रही थी। हमने कुछ नहीं किया, हम बुरा नहीं है, वो लोग बुरे थे, हमारे साथ ऐसा मत करो। वो दोनों हाथ उनके सामने जोड़ते मिन्नत करने वाले अंदाज में बोलती उनके पैरों को थाम गई थी। मोरे, ये तुमने क्या किया? जर बीबी ने किसमिसा कर उसकी गिरफ्त से अपने पैर आजाद करवाने चाहे, मगर वो हनूज उनके पैरों को सख्ती से जकड़े तड़प रही थी। इन्हीं चक्रों में एक झटका लगने की बदौलत परखा बुरी तरह औंधे मुंह जमीन बोस हुई थी। लाला रुख चीख मारते हुए उसके नजदीक आई थी। मोरे, ये तुमने क्या किया? आप जानती हैं इसमें इनका कोई कसूर नहीं ना, वो अपने हवासों में नहीं है, वो टूटा बिखरा हुआ है। आप तो उस दिन इतनी दुआएं दे रहा था उसे, अब आप ही ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? वो भीगे लहजे में बोलती अपने दुपट्टे का कोना उसकी पेशानी पर रखते से हिलाने लगी। परखा, मान अपने अकब से आने वाली भारी मर्दाना आवाज पर परखा के चेहरे पर जिंदगी की एक भरपूर लहर दौड़ी थी। वो एक भरपूर लहर दौड़ी थी और उसके चेहरे पर खिलने वाले रंगों का मुलाहिजा दर बीबी ने शिद्दत से किया था। वो दम बखुद रह गई उस लड़की की जुर्रत पर, जो अब रुख का हिसार तोड़ते भागते हुए नुफेल के सीने से लगते हिचकों से रो दी थी।
नोफेल ने सरस से उसका चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में भरते उसकी पेशानी पर मौजूद जख्मों का मुलाहिजा किया था, जहाँ से अभी भी खून रिस रहा था। बरखा, क्या हुआ यहाँ पर? किसी ने कुछ कहा है क्या? वो उसकी आंखों में देखते नरम लहजे में इस्तफसार करने लगा। उसने जल्दी से नफी में सर हिलाया। रुक, क्या हुआ है यहाँ पर? हमारे को एक एक बात खुलकर बताओ। उसकी सपाट आवाज पर लाला रुख ने चेहरा झुकाते एक एक बात उसकी समातों में उतार दी। नफेल ने उसकी बात मुकम्मल होते ही गहरा सांस भरते सर बीबी की जानिब देखा, जो खामोशी से निगाहें चुरा गई थी। उसने होले से बरखा के बालों को सहलाते उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। किसी की निगाहों की तपिश का एहसास था कि नफेल ने पेशानी पर बल डाले झटके से चेहरा ऊपर की जानिब उठाया तो वहां मौजूद मुलाजिम पुरैन हमाक से बरखा की जानिब देख रहा था, जिसका दुपट्टा शानों पर जमा हुआ था। उसके तन बदन में आग लग गई अपनी बीवी के वजूद पर गड़ी उसकी निगाहें देखकर। दफा हो जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। उसकी धाड़ पर वो मुलाजिम एक सेकंड से भी पहले वहां से गायब हुआ था। बरखा, तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ रुख के साथ, हम अभी आता है। वो उसके बालों को संवारते पचकारते हुए लहजे में बोला। आप? उसके लबों से सरसराती हुई आवाज निकली तो नफेल ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। अब आ रहा है अंदर कमरे में, तुम जाओ, रुक ले जाओ भाजाई को। वो उसे इशारा करते खुद सर बीबी की जानिब बढ़ा तो उन्हें अपने हिसार में लेते कदम दालान की जानिब बढ़ाए थे। बरखा ने होले से रुख मोड़ते उसकी चौड़ी पुश्त को तका। उसी लम्हे उसने जरा सी गर्दन मोड़ते उसकी जानिब एक मुस्कुराहट उछाली थी। बरखा खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई। नफेल ने आराम से उन्हें सोफे पर बिठाते खुद दोजाना उनके नजदीक बैठते उसके दोनों हाथों को थामा। मोरे, हमारे से कोई शिकायत? वो सीधा मुद्दे की बात पर आया। उन्होंने शिकवा कुना निगाहों से उसकी जानिब देखा। मोरे, जब वो बदल गया था तो इससे सबसे ज्यादा खुश कौन था? तुम्हारी जात थी ना। फिर अपने इस बदलाव में अगर हमने किसी बेरंग वजूद को अपनी जिंदगी में शामिल किया तो इसमें क्या मुज़ायका है? आप तो कम अज कम उन आम औरतों की तरह मत बने जो इस सब से गुजर चुकी लड़कियों को जान से मार देने से भी गुरेज नहीं करते। हमने उसे पूरे दिल से अपनाया है और हम यही चाहते हैं कि हमारी जात से उसे किसी किस्म की ठेस ना पहुंचे, तो फिर हम अपने से मुंसलिक रिश्तों से ऐसा क्यों चाहेगा? जैसे आपके लिए हम मैं लाला रुख है, एक लम्हे के लिए उसे भी इसी मुकाम पर रख कर देखें, आपको एक मासूम सा चेहरा दिखेगा। उसकी माँ भी अब दुनिया में नहीं है, मगर वो इस सबसे अनजान है। ये असलियत खुल जाने से कबल ही आप उसकी माँ बन जाओ और उसकी जिंदगी ज्यादा न सही थोड़ी सी सहल हो जाएगी। वो मताने से बोलते उन्हें कायल करने की कोशिशों में था और जर बीबी दम साधे उसकी एक एक बात को अपनी समातों में उतार रही थी। मान वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। जवाब में वो मुबहम सा मुस्कुराया। कमरे तक जा रहा हूँ, बरखा को देख लूं जरा, वो हमारे अलावा किसी के काबू में नहीं आती। वो सादा से लहजे में बोलते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उन्होंने बगैर पलक झपकाए उसकी पुश्त को तका था, जो उसकी पेशानी पर चोट आने के बावजूद उसे किसी किस्म की तलक रामी करके नहीं किया था। हमारे को नहीं लगवाना, जाओ तुम। वो घुटनों में चेहरा छुपाते जिद्दी लबो लहजे में बोली। रुख ने बेचारगी से उसकी जानिब देखा, जो किसी की भी मानने के चक्रों में नहीं थी। अब हल्का सा मरहम लगाएगा, देखना तुमको कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे तुम्हारा जख्म सही हो जाएगा। वो कॉटन में दवाई लगाते उसकी जानिब बढ़ी तो वो बुदक कर बेड ग्राउंड से जा लगी। लाला, हमने बहुत कोशिश कर ली, अब आपकी बारी है। हम तो जा रहे हैं बाहर, भाजाई के लिए हल्का फुल्का कुछ तैयार कर देते हैं। वो मुस्कुराते लहजे में बोली। नफेल ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसका चेहरा तकते उसकी पेशानी को चूमा तो वो खिलखिलाकर हंसते कमरे से निकल गई। हम लगाएं तुम्हारे जख्म पर दवाई? वो न जाने क्यों उसे इजाजत तलब कर रहा था, मगर जवाब में उसका बाद में हिलता सर देख नफेल की आंखें हैरत के मारे फैल गई थी। ये क्या हरकत है बरखा? लाला इतनी देर तक तुम्हारे साथ सर खपाई करती रही, तुमने उसकी नहीं सुनी और हमारे को एक बार भी इनकार नहीं किया। वो सब हमको रुलाते हैं, दर्द देते हैं ना, मगर आपने कल से अब तक बस हमारे से प्यार से बात की है। वो सादा से लहजे में बोलती उसे साकित कर गई, मगर जल्द ही संभलते उसने नरमी से उसकी पेशानी पर मौजूद जख्म पर दवाई लगाई तो उसने सी करते सख्ती से उसका हाथ थाम लिया। नोफेल ने उसकी हरकत पर मुश्किल अपने आवाज बहाल करते गहरा सांस भरा, वरना ये लड़की तो सरासर उसका जब्त आजमा रही थी। वो जानता था कि वो बाहर से किस कदर गुस्से में आया था, मगर उस पर नजर पड़ते ही ना जाने क्यों उसका गुस्सा झाग के मानिक बैठ गया था। बरखा, उसने मसरूफ से अंदाज में उसे पुकारा, जो अपनी हथेलियों को खुरचने में मसरूफ थी। अपनी हवेली में तुम दुपट्टा सर पर ओढ़ती थी या गले में? उसके सरसरी से लहजे पर फरका ने नासमझी से उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक नरम सा तासुर था। हवेली के अंदर गले में और दालान में आती सर पर, क्योंकि फिर हमारे लाला डांटते थे। मोरे भी। वो चेहरा झुकाए मध्यम लहजे में बोली। नोफेल ने उसके सुर्ख और सफेद हाथों को थामते होले से सहलाया, जिसमें अभी भी जख्मों के निशान बांधे थे। उसकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें सी भर दी थी। साफ सुथरे रंग पर ऐसे जख्मों के निशान मजीद खुलकर दिखाई देते थे। वो सख्ती से लबों को आपस में बेबस कर गया। घर वो तुम्हारी हवेली थी, जहाँ की तुम बेटी थी, मगर यहाँ तुम हमारी इज्जत, हमारी बीवी, इस हवेली की बहू हो। तुम्हें इस हवेली के तौर तरीकों के मुताबिक रहना है। कमरे से बाहर दुपट्टा हमेशा सर पर होना चाहिए। हाँ, कमरे के अंदर हम तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, क्योंकि अंदर सिर्फ हम दोनों होंगे। हमारे सामने तुम जैसे मर्जी रहो, मगर बाहर नहीं। इससे फिर सब नाराज भी होगा, और जो घर में मुलाजिम है वो भी देखते हैं। बाहर तरह तरह के मुलाजिमीन बाबा जान, ऐसा अच्छा नहीं लगता। और हम ये भी नहीं चाहता कि तुमको हमारे अलावा कोई देखे। ये अब सिर्फ हमारे को मिलना चाहिए ना। समझ रही है ना बरखा हमारी बात को? मानेगी ना? वो उसके हाथों की उंगलियों के पूरों पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरते मसूर कुन लहजे में बोला।
हमने आज भी तो आपकी बात मानी है ना। आज हम आपकी मोहरे के सामने खामोश था, कुछ नहीं बोला। वो उसे जताने वाले अंदाज में बोली तो नफेल उसकी सूरत को कई सानिया तकता रह गया, जो किस कदर शौक से उसको अपनी खूबियां गिनवा रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी परखा भी तो इतनी अच्छी है। वो हल्के फुल्के लहजे में उसके गालों को छूता गोया हुआ। परखा की आंखें उसकी बात पर चमकने लगी, मगर अगले ही लम्हे उन आंखों से चमक जैसे किसी ने नोच ली थी। क्या हम सच में अच्छा है? मगर सब कहते हैं कि मैं बहुत गंदी हूँ, फिर एक गंदा इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हो ना। वो मुसलसल नफी में सर हिलाते हुए अजियत से बोली तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भेज लिया। पर खान नुफेल खान बहुत अच्छी है, और ये बात नुफेल खान से बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। वो उसकी पेशानी पर अपना लम्ब छोड़ते बावर करवाने वाले अंदाज में बोला। परखा ने कांपते हाथों से उसे खुद से दूर धकेला तो उसका चेहरा लट्ठे के मानी सफेद पड़ रहा था। नुफेल अपनी बेख्तियारी पर सर के बालों को मुट्ठी में भेजते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इस दौरान उसकी तवज्जो मोबाइल पर आने वाली कॉल ने अपनी जानिब मबदूल कराई थी। हम 10 मिनट में वहां पहुंचते, तुम परेशान मत हो। वो सर्द लहजे में बोलते एक नजर परखा को देखते तेज कदमों से बाहर की सिमत भागा था। परखा ने बेचैनी से उसकी जानिब देखा। कुछ ही देर में रुख अपने हाथ में ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई तो परखा उसे गुमसुम सी बैठी हुई दिखाई दी। भाजाई, ये पी लो, हम सच बोल रहा है, तुम एकदम हट्टी कट्टी हो जाओगी। वो चहक कर बोली तो परखा इनकार में सर हिलाते निगाहों का जाविया बदल गई। लाला रुख, तुम ये प्याला हमारे को दो, हम अपनी बेटी को पिलाएगा, और हमारे को बताइए, हमारे को इनकार नहीं करेगी। जर बीबी की अचानक आमद पर उसने सरस से सीधे होकर बैठते अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। हमारे को आप पिलाएंगी? बिल्कुल, कोई शक है क्या इसमें? उन्होंने कहते साथ ही चम्मच भरते उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे वो खामोशी से पी गई। इस तरह अगले 10 मिनट में उन्होंने छोटी मोटी बातों के दरमियान पूरी प्याली खाली कर दी थी। परखा ने आंखों में आंसू लिए उनकी जानिब देखा। यकलख्त वो उनके सीने से लगी खामोशी से आंसू बहाने लगी। आप तो बिल्कुल हमारी मोरे जैसी हैं, वो भी ऐसे ही करती हैं। हमारे को उनके पास जाना है, मगर कोई लेकर नहीं जा रहा। वो बर्राए लबो लहजे में गोया हुई। वो दोनों उसकी बात पर लब भेज गई, जो फिलहाल असलियत से अनजान थी। अब से हम भी तुम्हारी मोरे हैं, बिल्कुल नुफेल और लाला की तरह। तुम हमारे को आज से मोरा बुलाया करोगी, ठीक है ना? वो उसकी पेशानी चूमते मोहब्बत भरे लहजे में बोली। परखा ने आसूदगी से मुस्कुराते उनकी जानिब देखा। आप परेशान मत हो मोरे, हमारी बीवी किसी बात से इनकार नहीं करती। वो सारी बातें मानती है क्योंकि वो बहुत अच्छी है। क्यों परखा? एन उसी वक्त नुफेल भी उन सबके दरमियान आते परखा की नाक दबाते हुए मुस्कुराते लहजे में बोला तो उसकी बात पर परखा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। नफेल ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसकी गुलाबी गालों को तका तो सर बीबी की निगाहें नफेल के मुस्कुराते चेहरे पर टिक कर रह गई, जो किसी हद तक बदल गया था। बात बात पे बेवजह गुस्से करने वाला उनका बेटा अब उसके साथ हमावक्त नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। उन्होंने आसूदगी से मुस्कुराते उन दोनों के सर पर हाथ रखा था। जवाबन उसने उनकी पेशानी को चूमा। बहुत शुक्रिया मोरे, हमारी बात का मान रखने के लिए। ओ गया ना कल फिर हमारी बेगम का। कुछ शरारती निगाहों से उन्हें देखते हुए बोला तो उन्होंने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी थी। हाँ, हो गया हम तुम्हारी बेगम का दीवाना, क्योंकि इस पर हमारे शेर जवान का रंग चढ़ा है, जिसका धारता हुआ गुस्सा इस लड़की को देखकर थम जाता है। क्या करूं मोरे, हम चाहकर भी इस पर गुस्सा नहीं कर पाता, जितना भी गुस्सा हो, मगर इसका चेहरा देखकर गुस्सा वहीं पिघल जाता है। अब इसमें हमारा क्या कसूर? वो यकटिक उसके चेहरे को देख रहा था। उधर बीबी ने दिल ही दिल में उसकी कैफियत सोचते खुलकर हंस दी थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा खुद अपने इन एहसासात को समझे। वो इतने दिनों का थका हारा जो ही हवेली की हदूद में दाखिल हुआ, गैर मामूली खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। उसने मुतलाशी निगाहें चारों तरफ में दौड़ाई तो एक खालीपन उसके रगों पे हमें सरायत करता चला गया। उसके दिल में एक टीस सी उठी थी, जिसे वो अंदर ही दबा गया। सामने ही खाली पलंग को देखकर उसका दिल खून के आंसू रोया। जहन के दरीचों में रेखता की आवाज की बागश जोरों शोर से हुई थी। मोरे, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि आपको मेरी वजह से जाकर अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें हमेशा की तरह अपने इंतजार में बैठा देख शिकवा खुना निगाहों से बोला था। और हम तुझे कितनी बार बोल चुका है कि हम तो हमेशा से ही जागेगा तुम्हारे लिए। तुम हमारी आंखों का वो नूर हो जिसकी तलाश ने हमारे वजूद से जान तक निकाल दी थी। फिर तुम हमारे को हासिल हुआ था। आज जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो हम इसी जिम्मेदारी से खुद ब खुद हट जाएगा। फिर तुम जानो और तुम्हारी बीवी। वो उसका सर अपनी गोद में रखते उसकी पेशानी पर गिरे बालों को संभालते हुए मोहब्बत से बोली। उसने चौंक कर निगाहें सामने उठाई थी जहां वो नहीं थी। हमेशा देर रात तक उसके इंतजार में बैठने वाली औरत वहां नहीं थी। मोरे, मुझे तन्हा कर गई आप। काश मैं आपसे कह पाता कि आप रोज मेरे लिए वैसे ही इंतजार किया करें। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, सिर्फ आपसे एक माँ की आगोश चाहिए। आज आप नहीं है तो देखें उस जगह पे मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, जिसे आप मेरी बीवी बनाकर गए हैं, वो भी तो नहीं है यहाँ। वो अपनी आंखों को सख्ती से मेलते दर्द भरे लहजे में गोया हुआ। लेकिन तुमने उसे अपनी बीवी का दर्जा भी तो नहीं दिया, जो वो तुम्हारे लिए जागे। उसके दिमाग ने फौरी तौर पर उसे सरजनिश की तो वो ठंडी आह भर के रह गया। उसे अब सब कुछ खुद ही संवारना था, वरना बिगड़ने में वक्त नहीं लगना था। इसी कबल को वो अपने बिखरे बालों को समेटते कमरे की जाने बढ़ता। अपने कब से आने वाले कदमों की चाप पर उसने चौंक कर जूं ही अपनी पुष्ट पर देखा तो वहां खड़ी पश्मीने को देख उसके तने हुए तासुरात सरस से ढीले पड़े। आप इतने दिनों बाद क्यों लौटे शहराम? ख्याल करें, अब आपकी एक बीवी भी है, हमारे बारे में ही कुछ सोच लें। वो बेचैनी से उसका हाथ थामते हुए बोली। शहराम ने नरमी से उसका हाथ दबाते छोड़ा था।
अब इस सब में उसकी गलती तो बिल्कुल नहीं थी। वो क्यों बेवजह सजा की हकदार ठहराई जाती, मगर वो उसके दिल के हाल से वाकिफ होते हुए भी जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। मुख्तलिफ किस्म की बातें उसके जहन में गड़बड़ होने लगी। मीना के बुलाने पर वो होश की दुनिया में वापस लौटा। हाँ, कुछ काम था। वो मुख्तसरन जवाब देते अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को उतारने लगा। मीना ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया, जिसके चेहरे पर थकन वाज़ेह थी। शेराम, परखा कहाँ है? उसको क्या कमरे में छोड़ आए? वो चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात सजाए संजीदगी से गोया हुई। वो यहाँ नहीं है। वो दोबारा सपाट लबो लहजे में बोला। मीना की पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा। मतलब वो यहाँ नहीं थी, तो फिर वो उसे कहाँ छोड़ आया था? तो फिर आप उसे कहाँ छोड़ आए? हमारे को तो बताएं कम अज कम। उसने उसका बाजू थामते परेशानी से कहा। मेरे ख्याल में हमारे दरमियान अभी इस कदर अच्छा रिश्ता इस्तवार नहीं हुआ कि आप मुझसे 100 किस्म के सवाल पूछें और मैं बिना गुस्सा दिखाए उसका जवाब दे दूं। इसलिए खामोशी इख्तियार रखें और बस इतना याद रखें कि वो जहाँ भी है बहुत खुश है। उसके सर्द लहजे पर मीना ने बामुश्किल मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा और खुद ही उसका हाथ छोड़ दिया। न जाने जज्बात में बहकते वो क्यों उससे इतने सवाल पूछ गई थी। हालांकि वो शहराम से अच्छे से वाकिफ थी। हम खाना, मुझे भूख नहीं है। चच्ची कैसी हैं आप? वो हाथ उठाकर उसे टोकते गुलचा की बाबत पूछने लगा। जी, अब काफी हद तक बेहतर हैं। हमने आपको फोन किया था मगर आप लौटे ही नहीं। फिर हम खुद ही मोरे को लेकर अस्पताल चले गए थे क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। उसने उंगलियां चटखाते तफसीर उसके होश गुजार कर दी। शेहराम ने इस बात में सर हिलाते अपनी चादर ढीली करते कदम एक बार फिर बाहर दालान की जानी बढ़ाए थे ताकि ठंडी हवा ले सके। अंदर घुटन का एहसास बढ़ता ही चला जा रहा था। न जाने क्यों वो सब उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। वो इतने बड़े बड़े किस्सों को आसानी से हल कर लिया करता था, मगर यहाँ तो कुछ था जो वो भूल रहा था। परखा का शादी वाले दिन अगवा होना। हालांकि उस शादी पर बस घर बार के लोग थे और फिर जांच पड़ताल करना, मगर कोई सिरा हाथ ना आना। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई उसे यहाँ से कैसे ले जा सकता था? हर जगह तो शहराम ने अपने बंदे रखे हुए थे क्योंकि वो यहाँ की कबीलों की दुश्मनियों के बाबत अच्छे से जानता था। वो वहीं एक जानी बैठ के दोनों हाथ पीछे जमीन पर रखकर नींद दराज होते संजीदगी से इस बारे में गौर फिक्र करने लगा। ये कोई अपना है तो फिर कौन है? वो आसमान की जानिब चेहरा उठाते आंखें मीच गया। कई सातें ऐसे ही बीत गईं। वो हनूस आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। मान अपनी समातों में महसूस होने वाली किसी की मध्यम सरगोशियों की आवाज पर उसने ठटक कर बाएं जानिब गर्दन मोड़ी, जहां कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की ओट में से उसे किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ। मगर फिर वो अपना वहम समझते सर झटक गया क्योंकि हवेली में शाम के वक्त ही किसी भी अरे गैर का दाखिला ममनू हो जाता था। मगर कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद सरगोशियों की आवाज जरा ऊंची हुई थी। वो पथरीले तासरात समेत तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ा, मगर वहां किसी की भी मौजूदगी ना देख उसके चेहरे पर इज़्तिराब फैला था। वो मुस्तरिफ अंदाज में अपनी हथेलियां मसलने लगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर आवाजें तो यहीं से आ रही थी। कोई सुराग, कुछ ऐसा जो मुझे उस इंसान तक पहुंचने में मदद कर सके जो इस सबका मास्टरमाइंड है। वो पुरसोच निगाहों से इज़्तिराब का जायजा लेने लगा और मान गेट से बाहर जाते वजूद को देख उसकी आंखों की पत्तियां आखिरी हद तक फैली थी। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में उसके पीछे बढ़ा जब तक वो गेट से बाहर निकल चुका था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, जिसकी बदौलत अतराफ में मौजूद रख के पत्ते सरसरा रहे थे। रेत के जरिए उसकी आंखों में घुसते उसको तकलीफ पहुंचाने का सबब बन रहे थे, मगर फिर भी उसने अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करते एक ही जख्त में किसी भेड़िए की मानिंद उसे झपटते उसे जा लिया था। अगले ही लम्हे उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ते ही शहराम का चेहरा बेसाख्ता जर्द पड़ा। उसने बेयकीनी की कैफियत में उसे देखा जो परेशानी से उसी की जानिब देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? शहराम का लहजा ना चाहते हुए भी सख्त पड़ा था। वो आप में रहे सही और आसान भी खता हो गए। उसने बेसाख्ता अपने खुश पड़ते लोगों पर जुबान फेरी थी। वो सर, मुझे खान बाबा ने बुलाया था, उन्हीं की बदौलत मैं घर आया था। वो अपनी तमाम तर हिम्मत इकट्ठा करते हुए चेहरा झुकाए धीमे लहजे में बोला। मगर यूं चोरी छुपे? और बाबा जान ने तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ? वो उसके हाथों की उंगलियों पर दबाव बढ़ाते बर्फीले लहजे में बोला। वो दरअसल परखा की बाबत पूछना चाहते थे और उन्होंने यहाँ से भागने का बोला था, क्योंकि अगर किसी को इल्म होता कि मैं यहाँ आया हूँ तो वो यकीनन मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाते। वो उसके मजबूत हाथों में मौजूद अपना हाथ देखकर तड़प कर बोला, जो उसकी गिरफ्त में सुख पड़ चुका था। जानते हो मुझसे दगा करने की सजा? या शायद तुम फरामोश कर चुके हो कि तुम्हारी ही इन्हीं निगाहों के सामने उस गाड़ी वाले का क्या हाल किया था, क्योंकि उसने शहराम खान से दगा किया था। वो उसके जबड़े को अपने गिरफ्त में लेते उसे तड़पने पर मजबूर कर गया। इस वक्त नवाब को वो टूटा बिखरा शहराम तो पता ही नहीं लगा, ये तो कोई और ही था। वही पुराने शहराम का अक्स जिसके साय से ही लोग डर जाया करते थे। जैसे अभी उसकी हालत हद दर्जा खराब हो रही थी। सर, मैं जानता हूँ, प्लीज छोड़े मुझे, तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ ज़दा लहजे में बोलते शहराम को उसका मुंह झटकने पर मजबूर कर गया। उसकी गिरफ्त से उसे अपना चेहरा आजाद होते उसने 2-3 गहरे गहरे सांस भरे थे, मगर अभी भी तकलीफ का एहसास बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने आंखों में आई नमी को अंदर धकेला। उसके इशारे के मुताबिक तेज कदमों समेत वहां से भाग निकला था, क्योंकि शहराम से कोई बाइद नहीं था कि वो उसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। मेरे ही एतराफ में मौजूद लोग मुझे ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, इसमें कोई मजायका भी नहीं है। ऐसे डेयरिंग गेम्स खेलने में वैसे भी मुझे बहुत लुत्फ आता है।
क्योंकि उनमें अपनी जुबान से ज्यादा अपने हाथ पांव खुले रखने पड़ते हैं। अब इस शेर के शिकार से कोई नहीं बच पाएगा। उसके एक धार से थर थर कांपेगा, और वो एक एक शख्स जो इस काम में मुलव्विस है। वो बड़ी हवेली को अपनी निगाहों के हसार में लेते सर्द लहजे में पुकारा था। आंखों के सामने उन 3 औरतों का रोता बिलखता चेहरा लहराया था जो उसके दिल के इंतहाई करीब थी। चेहरे पर कुछ भी कर जाने का जुनून वाज़ेह था। तुम क्यों नहीं कुछ खरीद रही परी? अफीफा तो जब से मॉल आई थी उस वक्त से अब तक कोई 3 से 4 सूट खरीद चुकी थी, मगर परीसा वो सिर्फ खामोशी से उसके साथ चलती जैसे कोई बहुत ही अजीम कारनामा सर अंजाम दे रही थी। तभी अफीफा ने तिनक कर उसे इस्तफसार किया। दिल नहीं है मेरा, मेरे पास बहुत कुछ है अफीफा, तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारा ज्यादा जरूरी है। वो धीमे लहजे में बोलती वहां से आगे की जानिब बढ़ गई। परी, क्या हो गया है? हमारे दोस्तों की शादी है, हम उसमें ऐसे तो नहीं जा सकते। अब कम से कम एक तो ले लो, मेरे जैसा ही ले लो, हम दोनों एक जैसा सूट पहनेंगे, अच्छा लगेगा। वो किसी भी तरह उसे कायल करने की कोशिशों में थी। तुम यहाँ अपने शोहर के साथ आई हो अफीफा, मगर मैं तुम्हारे शोहर के साथ आई हूँ, जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो यूं गैर लोगों के पैसों से शॉपिंग करना कम से कम मेरी शान के खिलाफ है। वो एक निगाह सद्दाम पर डालते तुर्श लबो लहजे में बोलती तलखी से हंस दी थी। अफीफा ने बेचैनी से उसकी जानिब देखा। अलबत्ता सद्दाम का चेहरा लट्ठे की मानी सफेद पड़ चुका था, मगर फिल वक्त उन्होंने इस बात को तवारत बख्शना जरूरी नहीं समझा। तकरीबन 20 मिनट बाद ही उनकी गाड़ी घर की जानिब गामजन थी। वापसी के सफर में भी वो बिल्कुल खामोश थी। पोर्च में गाड़ी रुकते ही वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ी थी। आंखों से आंसू बहने को बेताब थे, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। उसका रुख सीधा आदिल के कमरे की जानिब था। लड़ाई को इस कदर तवारत मत बख्शें सद्दाम, के बाद में उनमें पैदा हो रही गलतफहमियों और बदगुमानियों की बदौलत रिश्तों की डोर कच्ची होते होते टूट जाए और उनके वापस जुड़ने का कोई इम्कान ना हो। अफीफा अपनी भीगी निगाहें उसकी सर्द आंखों में गाड़ते जताने वाले अंदाज में बोली और ठंडी फिजा के सपोर्ट करते अंदर की जानिब बढ़ गई। सद्दाम ने पुरसोच निगाहों से उसके पुष्ट को तका था। परीसा की बातें शिद्दत से उसके जहन और समातों में गर्दिश कर रही थी। अच्छा बाबा, मैं कमरे में जा रही हूँ अपने, आप अपना ख्याल कीजिएगा। प्रीसा कुछ देर उनके पास बैठकर अपना दिल हल्का करती, उनका गाल चूमती, आफिया की जानिब बढ़ी और मोहब्बत से उनके साथ भी वही अमल दोहराती अपने बालों को जोड़े में मुकैयद करती जीनों की जानिब बढ़ गई। अपने कमरे की जानिब जाते जाते सद्दाम के कमरे के नजदीक न जाने क्यों उसके कदम बेसाख्ता थमे थे। वो आंखों को सख्ती से मेजती आंसुओं को अंदर उतार गई। आज फिर उसने अपने अना का जोम नहीं टूटने दिया था। आज फिर वो अपनी उसी बात पे कायम था। वो अजियत से मुस्कुराते जो ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे में नजर दौड़ाते सोफे पर रखे शॉपिंग बैग को देखते उसकी निगाहें बुरी तरह ठुटकी थी। ना चाहते हुए भी उसके कदम सोफे की जानिब बढ़े जहां एक खाकी शॉपिंग बैग रखा हुआ था। उंगली के पूरों से उस बैग को महसूस करते उसने धड़कते दिल समेत जो ही वो खोला, अंदर से बरामद होने वाली शय देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसे खबर ही ना हुई कि न जाने कब उसकी आंखों से आंसू निकलते उसके गाल पर बह गए। उसने सख्ती से गालों को रगड़ते कपकपाते हाथों से उसे बाहर निकाला तो वो बिल्कुल अफीफा जैसा सूट था जो उसने उनके निकाह के लिए खरीदा था। साथ ही एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकलते उसके कदमों में गिरा, जिसने उसे सरस से उठाते अपनी धुंधली आंखों को पहुंचा। जानता हूँ गलती इतनी छोटी नहीं जिसकी माफी मिल सके, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि मुझे मेरी छोटी वापस मिल जाए। बाकी अब यह तुम पर है। और एक आखिरी बात, मुझे आज भी मेरी लाडो की हर ख्वाहिश सबसे बढ़कर अजीज है। उसकी आंख से एक बेमोल आंसू टूटते उस कागज के टुकड़ों पर बह गया। लबों पर अजियतनाक मुस्कुराहट उभर कर मादूम हुई। नहीं भाई, आपने मुझे खुद से ही निगाहें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या मैं वो सब भुला सकती हूँ? वो हिचकियां भरते हुए बोली और सख्ती से उस कागज को तोड़ मड़ोड़ करते उसने सख्ती से वो बैग थामा और एक झटके से वार्डरोब खोलते इससे कबल के वो अलमारी में से रखती अपने कदमों में गिरती चीज को देखकर उसकी आंखें झिलमिलाई थी। हाथों से वो बैग छूटते उसके कदमों में जा गिरा। वो गिरने वाले अंदाज में कालीन पर बैठते फूट फूट कर रो दी। उसने कांपते हाथों से जूं ही उस स्याह चादर को थामा, उसी लम्हे उसके लम्स उसकी मसूरकुन खुशबू ने ना चाहते हुए भी उसे अपने हिसार में लिया था। जिन लोगों को मैंने अपनी जिंदगी माना वही मेरी जिंदगी ले गए, मेरी मुस्कुराहट नोच ले गए, मेरे दिल पर हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ गए। वो अपने सर के बालों को मुठियों में भेजते हुए तड़प कर बोली। मान किसी ख्याल के तहत परीसा सख्ती से अपने आंसुओं को रगड़ती अपनी जगह से उठी और उस शॉपिंग बैग को जगड़ते भागने वाले अंदाज में यूं ही बिगड़े हवासों समेत सद्दाम के कमरे की जानिब बढ़ी थी। परीसा के कमरे में वो शॉपिंग बैग रख तो आया था, लेकिन अब उसे एक अजीब सी बेचैनी ने अपने घेरे में लिया हुआ था। न जाने वो शॉपिंग को कबूल करती भी है या नहीं, उसकी समझ से बाला तर था। वो उजलत में गहरे सांस भरते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे का दरवाजा होले से वार करते जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, अफीफा से वार्डरोब में घुसी हुई दिखाई दी थी। यकीनन वो अभी लाई गई शॉपिंग को उसमें तरतीब दे रही होगी। वो महज सोच कर रह गया। अपने अकब से आने वाली कदमों की चाप से अफीफा बेतहाशा ठटकी। उसने गर्दन मोड़ते नासमझी से सद्दाम की जानिब देखा, जो किसी गहरी सोच में गुम अपनी चौड़ी कलाई से घड़ी उतार रहा था। उसकी तमाम तर तवज्जो किसी नादीदा नुक्ते पर टिकी हुई थी। अपने चेहरे पर किसी सोच का इर्तिकाज महसूस करते सद्दाम ने चौंक कर अफीफा की जानिब देखा, जो होंकपन से उसकी जानिब देख रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बरजस्ता बात पर सद्दाम की आंखें तहय्युर के मारे फैली। उसने एक तफसीली निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई। मेरे ख्याल में तो ये मेरा ही कमरा है और कमरे में बसने वाली भी। वो दांत पर दांत जमाते सख्ती से एक एक लफ्ज जताने वाले अंदाज में गोया हुआ।
मेरे कहने का मतलब था कि आपको फिलहाल यहाँ इस कमरे में नहीं आना था। वो भी जवाबन सर पीठ से तड़क कर बोली थी। यहाँ नहीं आना चाहिए था तो पड़ोस की शुमाइला के कमरे में जाना चाहिए था। अजीब फजूल बातें कर रही हो तुम। अब बंदा थका हारा है, सुकून से अपने कमरे में भी नहीं आ सकता। वो पहली बात पर चटक कर जबकि दूसरी बात मुठियां भेजते बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला। उसके बरक्स एक बार फिर उसके मुंह से शुमाइला का नाम सुनकर अफीफा के तन बदन में आग लग गई। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि शुमाइला आपकी लगती क्या है? हर बात पे उसी का नाम। सठिया गए हैं क्या? वो तनखन करती उसके सर पर पहुंची और फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। तुम्हें बुरा लगा क्या? वो मासूमियत से आंखें फटफटाते हुए गोया हुआ। अफीफा का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच ले। आप चाहे शुमाइला का नाम लें, लाइबा का नाम लें, सादिया, फारिया, जिसका मर्जी नाम लें, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। अंडरस्टैंड? वो शहादत की उंगली उठाते सुर्ख आंखों समेत उसे बावर करवाने वाले अंदाज में चुपते लहजे में बोली। सद्दाम ने नरमी से उसकी उसी उंगली को अपनी गिरफ्त में लिया था। उसकी रगे ज़राफत एक बार फिर से भड़की थी। उसने उसके चेहरे पर झूलने वाली आवारा लटों को कान के पीछे अड़सा तो वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटे उससे फासला कायम कर गई। परेशान मत हो तुम शुमाइला, लाइबा, सादिया, फारिया, सारे नाम लूंगा मैं, और बहुत मोहब्बत से भी, बशर्ते ये कि ये सब हमारी बेटियां हों तो। वो उसकी आंखों में देखते मसूर कौन लबो लहजे में बोलते उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। उसने पलकों की झालर उठाते अजीब सी निगाहों से उसकी जानिब देखा जिसकी आंखों में भरपूर अंदाज में शरारत नाच रही थी। बस एक बकवास है जो आप बहुत अच्छे से करते हैं, वो दांत पीसते हुए बोली। सद्दाम ने शिकवा कुना निगाहों से उसकी जानिब देखा जो अब उसका मुंह बंद करते कदरे पुरस्कून थी। सद्दाम सर झटकते अपनी शर्ट का बटन खोलने में मसरूफ हो गया। अफीफा ने बामुश्किल अपना इश्तियाल दबाते उसकी जानिब देखा था जिसने अभी भी उसकी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया था। आप प्रीसा के पास क्यों नहीं गए? मतलब मेरे समझाने का आप पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। कैसे अनापरस्त इंसान है आप सद्दाम। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठती तलखी से गोया हुई। वॉशरूम की जानिब जाते सद्दाम के कदम उसकी बात पर बेतहाशा ठटके थे। मतलब वो पहले भी इस बाबत बात कर रही थी और अपनी बेदहानी में वो ये बात महसूस ही नहीं कर पाई थी। ओह, तो तुम प्रीसा के मुतालिक बात कर रही थी। हाँ, उसके कमरे में मैंने शॉपिंग बैग के साथ एक चिट भी रख दी है, माफी नामे की। पढ़कर माफ कर देगी वो मुझे। वो बेनियाजी से शाने उचकाते हुए बोला था। क्या मतलब? आप उसे माफी नहीं मांगेंगे क्या खुद से? क्या आपके मुंह में जुबान नहीं है जो उसे चिट्ठियां लिख रहे हैं? वो हकलाते लहजे में बोली। आंखों में बेयकीनी सी दर आई। सद्दाम, हाउ कुड यू डू दिस? आपकी जुबान कहाँ गई, वो वाली जो बहुत लंबी थी और इसी तेजी से चलती भी थी? वो तेज लहजे में बोलती उसकी पेशानी पर सलवटें नमूदार करवा गई। तुम हद से भर रही हो। मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं जो तुम्हारे दिल में आए वो बोलो। वो उसके बाजू को सख्ती से जकड़ते सर्द लहजे में बोलते उसे तमस्कुर से मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मैं हद से बढ़ रही हूँ सद्दाम? मैं? सारी हदें औरतों के लिए ही क्यों? मर्दों को क्यों नहीं कुछ कहता कोई? उनका जब जी चाहे औरतों को जलील करें, जब जी चाहा पलकों पर बिठाएं, जब जी चाहा पैरों तले रोन दें। क्या आपके नजदीक औरत का कोई मुकाम नहीं है? ओ, पहले अना इस बात की थी कि वो किसी से मोहब्बत कर बैठी, और अब अना इस बात की है कि आपको उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जिस वक्त आप उसे घर से निकालने के जतन कर रहे थे उस वक्त तो आपकी जुबान का कोई सानी ही नहीं था। बाहर कोमल साहिबा ने चाबी तो दे दी थी, उस वक्त जरा भी झिझक, जरा भी रहम नहीं आया था। इतना सा भी नहीं कि जिस बहन के साथ पूरा बचपन गुजारा, जिंदगी के खूबसूरत पल गुजारे, उसी बहन की इज्जत रौंद रहे हैं आप। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। जब उसके किरदार पर बात करते जुबान नहीं कांपती थी आपकी, तो अब क्यों कांप रही है? वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते अजिया से बोली। उसे टहरे में खड़ा कर गई थी। उसका सर बेसाख्ता नफी में हिला था क्योंकि उसके लबों से निकली एक एक बात सच्ची तो थी। वो बेसाख्ता निगाहें चुरा गया और गहरा सांस भरते उसके बाजुओं को एक बार फिर से थामना चाहा, मगर वो हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक गई। देखो अफीफा, ये बात तुम दरमियान में मत लाओ, अपनी बात मत करो। ये परी और मेरे दरमियान की बात है। हम क्यों किसी तीसरे की बदौलत अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं? इट्स टोटली अनफेयर। उसकी बात पर अपने गालों पर बहने वाले आंसुओं को साफ करती अफीफा ने ठटक कर लहू रंग निगाहों से उसकी जानिब देखा था। हमारे दरमियान खुशगवार ताल्लुकात पहले भी इस्तवार नहीं थे जो अब उनके खराब होने का खौफ हो, और जिसे आप छोड़ने का कह रहे हैं ना, वो मुझे आपसे कई गुना ज्यादा, जान से भी ज्यादा अजीज तर है। और आज मैं यहाँ इस मुकाम पर सिर्फ उसी की बदौलत हूँ। मेरी तकलीफ में रोने वाली, मेरी खुशियों पर हंसने वाली, मेरी खुशियों में हंसने वाली तो रोती थी तो मुझे सहारा देने वाली, मैं हंसती थी तो मेरी बुलाएं लेने वाली सिर्फ और सिर्फ परीसा है। और अफीफा को परीसा से बढ़कर कोई अजीज नहीं है, हत्ता के आप भी नहीं। आप कहते हैं ना कि आपको मुझसे मोहब्बत है, तो मैं आपको परीसा जैसे ही दर्द का एहसास दिलाना चाहती हूँ। छोड़ जाऊंगी मैं आपको यहाँ से बहुत दूर, तभी आपको उसके दर्द की अजियत का अंदाजा होगा। बहुत बुरी चोट देके जाऊंगी, बहुत बुरी। तस्कीर करना चाहते हैं ना मुझे, मगर मेरी बात एक कान खोल कर सुन ले सद्दाम आफंदी। मेरे एहसासात इतने सस्ते या खोखले नहीं हैं कि आपने कहा मोहब्बत है तो मैंने मान लिया कि मोहब्बत है। आप जैसा शख्स मोहब्बत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता।
वो उसकी शर्ट के कॉलर को मुट्ठियों में भेंते हिचकों समेत रोते उसके सीने से ही सर टकाते परीसा का दर्द अपने दिल पर महसूस करते फूट फूट कर रो दी थी। सद्दाम को इसी लम्हे अपनी जात के परखचे उड़ते हुए महसूस हुए। वो कौन था? परीसा का कुछ भी नहीं। उस लड़की के आगे उसकी हैसियत क्या रह गई थी? वो परीसा की अजियत पर तड़पते उससे लड़ झगड़ रही थी और वो उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने गहरे गहरे सांस भरते बेसाख्ता उसे खुद से अलग किया था। वो सांस रोके उसके तेवर देखती रह गई जिसकी आंखें जब से लाल हो रही थी। इससे पहले कि वो कमरे की जानिब बढ़ता, अफीफा ने सरस से उसकी चौड़ी कलाई को थामते उसका रुख अपनी जानिब किया। कहाँ जा रहे हैं आप? वो भोजन लहजे में गोया हुई। अपनी लाडो को मनाने। वो सपाट लबो लहजे में बोलते सरस से बाहर की जानिब बढ़ गया, मगर दरवाजा खोलते ही सामने से आती परीसा से जोरदार तसादुम के बदौलत उसके हाथ से वो शॉपिंग बैग छूटते उसके पहलू में जा गिरा। वो दोनों अपनी अपनी जगह साकित रह गए। लाडो, उसके लबों से सरसराती हुई आवाज निकली। परीसा का चेहरा यकलक सफेद पड़ गया। उसने झटके से चेहरा उठाते उसकी जानिब देखा जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी ने अहाता किया हुआ था। लाडो? मैं लाडो? किसकी किसकी लाडो हूँ मैं? आपकी? मैं अपने भाई की लाडो हूँ। वो बेकरारी की कैफियत में उसका हाथ थामती बड़बड़ाई। नहीं हूँ मैं लाडो, नहीं हूँ मैं लाडली किसी की। मुझे नहीं बनना लाडली। ऐसी छोटी लाडलों को दुनिया बहुत बुरी तरह रोलती है। मैं मजीद किसी तकलीफ में नहीं पड़ सकती। हिम्मत नहीं है मुझ में। लाडली नहीं हूँ मैं, बदकिस्मत हूँ, बदनसीब हूँ, अपनी ही किस्मत की सताई हुई हूँ मैं। वो खोए खोए लहजे में बोलती सिसकियों से रो दी। ऐसे नहीं बोलते मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते। वो फक पड़ते चेहरे समेत बोली। उसके बरक सद्दाम खाली खाली निगाहों से कभी उसकी जानिब तो कभी अपने पहलू में गिरे लिबास पर निगाह डाल रहा था। नहीं चाहिए कुछ भी, ये कपड़े, ये आसाइशें, कुछ नहीं चाहिए। मुझे वापस पुरानी परीसा बनना है। मैंने बहुत कोशिश की है भाई आपके लिए खुद को वैसा बनाने की, मगर मैं हर बार एक नए सिरे से टूटकर बिखर जाती हूँ। मैं कैसे करूँ भाई? नहीं समझ आता कुछ भी। मैंने खुद को बहुत समझाया है मगर मेरा जहन दिल कुछ नहीं सुनता। मगर मैं बदल जाऊँ? उसने खुद में हिम्मत मुजतमा करते कदम उसकी जानिब बढ़ाए और खींचकर उसे अपने सीने में भेजा था। बाकी के अल्फाज तो उसके सीने में ही दब गए थे। वो एकदम उसके सीने में चेहरा छुपाते बिलक बिलक कर रो दी थी। सद्दाम ने नरमी से उसके बाल से हिलाते उसके बालों से ढके सर पर लब जमाए थे। अफीफा खामोशी से वहां से निकलती चली गई। वैसे भी इन दोनों बहन भाई में नहीं पड़ना चाहती थी। दिल में ना जाने क्यों एक टीस सी उठी थी। सद्दाम ने संजीदगी से अफीफा को अपनी निगाहों से ओझल होते देखा और परीसा को अपने बालों के हिसार में लेते अंदर आया, जिसकी आंखें मुसलसल रोने की बदौलत बुरी तरह सूजी हुई थी। उसे सोफे पर बिठाते दो जानू उसके नजदीक बैठ गया था। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। बोलते बोलते वो अचानक हंसा था। परीसा ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। मैं अपनी बेबसी का कोई रोना नहीं रोऊंगा यहाँ परी, कुछ नहीं बोलूंगा। जो मेरे माजी में हुआ, जो मुझ पे बीता, जो सब कुछ मेरा अपना किया धरा था, किसी मॉडर्न लड़की की तलाश ने मुझे ऐसा बना दिया था कि मैं अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पा रहा था। खैर अफीफा से जो भी था, मेरा निकाह बहुत अचानक था, ये तुम भी जानती हो, मेरे माँ बाप भी, और वो खुद भी जानती है। हाँ, शुरू शुरू में बहुत गलत किया है मैंने उसके साथ भी। बस एक बदगुमानी थी ना कि शायद मेरे घर वालों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। सबने कहीं ना कहीं अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत किए थे। तो अचानक रवैये की बात की जाए तो मेरा ऐसा ही बनता था। मेरी जगह अगर कोई और होती तो मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो इतनी जल्दी इस चीज को कबूल नहीं करता। परी, कोई ना करता, मगर मैं मर्द हूँ ना। मर्द तो वैसे भी बहुत सौ के नजदीक परी कोई भी कबूल ना करता, मगर मैं मर्द हूं ना। और मर्द तो वैसे भी बहुत सौ के नजदीक बुरा ही होता है। उसे हमेशा बुरी नजरों से ही देखा जाता है। तो मुझे भी उसी पलड़े में तोला गया। चलो ये भी जब्त कर गया। इस सब के बावजूद अफीफा की हाजिर जवाबी जिसने मुझे मजीद बुरा बना दिया। मेरे नजदीक निकाह तो जैसे सिर्फ मेरा ही हुआ था। उसने तो जैसे खुशी खुशी निकाह किया था। सब फरामोश करता चला गया, यहाँ तक कि इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मैं तो मर्द हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ इस वजूद का इजाफा हुआ था, मगर वो अचानक अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप, बहन भाई सबको छोड़कर इस नई दुनिया में बस गई थी। बस कोमल का भूत सवार था ना। उन्हीं सब बातों में वही बात हुई थी परी। और आई स्वेयर वो वीडियो अगर कोई भी गैरतमंद भाई या बाप देखता तो उसकी वही हालत होती जो उस वक्त मेरी। भाई, मैंने कुछ नहीं किया था। वो वीडियो सरासर झूठी। वो सब के दौरान पहली बार उसकी बात काटते हुए तड़प कर बोली तो सद्दाम ने होले से उसका हाथ दबाते खामोश रहने का इशारा किया था। वापस घर लौटा, इतना कुछ सुना दिया। मेरी जुबान, मेरा जहन, सब कुछ इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि कोमल से बंधे हुए हैं। उसने मुझे दिखाया ही कुछ इस तरह से था। मगर मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी किया, मुझे मर जाना चाहिए एक भाई होने की हैसियत से। मगर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो इन सब बातों को भुला देना, जो भुलाना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन कतई नहीं है। मुझे अगर पहले मालूम होता, पहले ही तुम्हें उसके निकाह के मुतालिक बता देता तो तुम इस सफर में आगे ना जाती। मगर वो बेचारा तो खुद मुश्किलात। इससे पहले को शहराम के मुतालिक मजीद कोई बात करता, परीसा तने तने तासुरात समेत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सद्दाम ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। प्लीज भाई, इस मुतालिक कोई भी बात नहीं। वो भराए लहजे में बोलती बकायदा उसकी मिन्नत पर उतर आई। सद्दाम जो इसे शहराम के मुतालिक बताने का इरादा रखता था, वहीं सख्ती से लबों को भेज गया।
آپ نے مجھے بہت اذیت دی ہے بھائی، بہت زیادہ۔ میں جب جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں نا، میں یقین ہی نہیں کر پاتی کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جو میرے پہ کبھی جان چھڑکتے تھے۔ لاڈو، چھوٹی، ان ناموں کی بازگشت ہوتی محسوس ہوتی ہے مجھے اپنی سماعتوں میں، مگر آپ نے تو سنگ دلی کی انتہا کر دی بھائی۔ مجھے لاڈو، چھوٹی پری، ان سب چیزوں کو تو چھوڑ، پریسا کہنا بھی چھوڑ دیا۔ کیا اتنی بری تھی میں؟ کیا آپ کو مجھ میں ذرا بھی یقین نہیں تھا؟ ایک بار تو میری فریاد سنی ہوتی۔ وہ تڑپتے لہجے میں بولتے اسے ایک نئے سرے سے تکلیف میں مبتلا کر گئی۔ اس نے آنکھوں کو میچتے ایک بار پھر اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سینے سے لگایا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز پری، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ وہ اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوتے ملتجانہ لب و لہجے میں گویا ہوا۔ پریسا نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہولے سے اس کے ہاتھ چھڑواتے اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوں کو بے دردی سے پہنچتے کسی نتیجے پر پہنچے اس کی جانب دیکھا۔ ایک شرط پر بھائی، اس کی سرسراتی آواز پر اس نے ٹھٹک کر پریسا کی جانب دیکھا۔ میری لاڈو کے لیے کچھ بھی، اور ایک بار پھر سے میں اپنی لاڈو کے تمام لاڈ اٹھاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے مضبوط لہجے میں بولتے اسے مدھم سا مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ عفیفہ کو محبت سے اپنا لے بھائی، وہ حاضر جواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جن حالات سے وہ گزری ہے اسی نے اسے ایسا بنایا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے اس ظالم عفیفہ سے، وہی پیاری سی نٹکھٹ سی عفیفہ کو تراشتے ہیں۔ بھائی، آپ اس سرے کو جتنا تراشیں گے نا، ہر بار اس کی چمک آپ کو ایک نئے سرے سے جھکنے پر مجبور کر دے گی۔ ایسی ہے میری بھابھی۔ وہ پرشکین لہجے میں بولتی اسے دلکشی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے مدھم سا ہنستے اسے اپنے ساتھ لگاتے صوفے پر بٹھایا تھا۔ تمہاری یہ جو بھابھی ہے نا، بہت بھاؤ کھاتی ہے، نخرہ تو ایسے دکھاتی ہے جیسے وہ کہیں کی ملکہ ہو اور میں اس کا غلام۔ وہ چٹک کر بولتے اسے کھل کر ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ تو بھائی اٹھائے نا اس کے نخرے، وہ ایسی ہے کہ اس کے ناز نخرے پر اس کے ناز نخرے دل و جان سے اٹھائے جائیں۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تھی، ہم اس بات کا دل و جان سے اعتراف کرتے ہیں، مگر اس کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے آپ کی جانب سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، سوچ لو۔ وہ اس کی سرخ ہوتی ناک کو دباتے باور کروانے والے انداز میں بولا، آپ بس اس پر توجہ دیں، میری طرف سے ہونے والی آپ کی ہر کوتاہی کو میں چٹکیوں میں معاف کر دوں گی۔ وہ چہک کر بولتی اسے ساکت کر گئی، میں تمہارے اور اس کے دونوں میں سے کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا اب سے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ عقیدت سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا، آئی لو یو بھائی، اب اتنی دیر مجھ سے مت روٹھیے گا۔ وہ اس کی گردن میں بازو ہمائل کرتے بھیگے لہجے میں بولی، آئی لو یو ٹو میرا بچہ، آئی لو یو ٹو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے مشفقانہ لہجے میں بولا۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر کھٹکے کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ آئی ایم سوری، میں نے دروازہ نوک کیا تھا مگر ارے کیا ہو گیا ہے عفیفہ، تمہارا اپنا ہی کمرہ ہے، البتہ اس وقت کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو البتہ اس وقت میں کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہوں بھائی اور تمہارے درمیان۔ پریسا اس کے پریشان چہرے کو دیکھ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے اسے مدھم سا مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی تو ایک خوشگوار احساس کے تحت دل ہی دل میں وہ تشکر بھرا سانس خارج کرتی مسکرا دی تھی۔ پریسا اس کے گلے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔ سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے قدم بڑھاؤ عفیفہ، موقع بہت مشکلوں سے ملا کرتا ہے اور انہیں گوایا نہیں کرتے، جیسے میں نے ابھی نہیں گوایا، کیونکہ پھر یہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ جیسے میں نے سب کچھ بھلا دیا ویسے تم بھی فراموش کر دو، تم تو میرے سے بھی زیادہ مضبوط ہونا۔ وہ اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات پر عفیفہ نے نہ جانے کیا سوچ کر نگاہیں صدام کی جانب اٹھائیں جو پرسکون سا آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پریسا اس سے الگ ہوئی تو وہ بمشکل مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ ظاہری طور پر مضبوط دکھنے والا شخص اندر سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جیسے کہ تم۔ چلو اب تم جاؤ ریسٹ کرو، کل ویسے بھی یونی ہے، پھر واپسی پر ہمیں فارس کے گھر بھی تو جانا ہے، اس کے آستانے پر جانے کے لیے ہماری نیند اور انرجی لیول فل ہونا چاہیے۔ وہ بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بولی تو وہ ان دونوں کو ایک فلائنگ کس سے نوازتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ مان کچھ یاد آنے پر وہ واپس کمرے میں آئی اور صوفے سے وہ شاپنگ بیگ اٹھاتے صدام کے گال کو چوم گئی۔ تھینک یو بھائی، میں یہی پہنوں گی۔ جس تیزی سے وہ آئی تھی اسی تیزی سے وہ باہر نکل گئی۔ کبھی ایسی ہی پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنا، یقین کرو سب کچھ تم پر لوٹا دوں گا۔ عفیفہ جو پریسے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، صدام نے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے تنگ کرنے کی خاطر بول رہا تھا۔ عفیفہ نے اس کی بات پر ستائش سے محض آئی برو جھکاتے اس کی جانب دیکھا۔ افسوس، مگر آپ کی یہ حسرت صرف حسرت ہی رہ جائے گی، پوری ہونے کے امکانات صفر ہیں۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے نزدیک سے گزرتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی حاضر جوابی پر وہ ہمیشہ کی طرح کڑ کر رہ گیا۔ جب جواب میں تم میرے ساتھ زبان چلاتی ہو نا، جی چاہتا ہے کہ رکھ کے لگاؤں تمہارے منہ پر۔ وہ سر جھٹک کر ناگواری سے بولتے بیڈ کی دوسری جانب بڑھ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جواب میں آپ مجھ سے بچ جائیں گے؟ وہ نہایت سکون سے بولتی اس کا سکون بری طرح غارت کر گئی۔ میں شوہر ہوں تمہارا؟ وہ اس کے جواب پر بلبلاتے احتجاجاً چلایا۔ واو، نئی خبر ہے میرے لیے، مگر مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ وہ اپنی آنکھوں کو گھماتے تو مسکرانہ انداز میں بولتے اسے اچھی طرح جلا کر راکھ کر گئی۔ اس سے قبل کہ صدام اسے کوئی جواب دیتا، عفیفہ کمفرٹر کو سر تک تان کر اس میں گم ہو چکی تھی۔ صدام اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گیا۔
पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। सब संजीदगी से डाइस पर खड़े प्रोफेसर की जानिब मुतवज्जा थे, जिनके हाथों में उनके अमालनामे मौजूद थे और उनके चेहरे पर असली संजीदगी छाई हुई थी। फारिस ने एक निगाह लड़कियों की जानिब दौड़ाई जो निहायत पुरसुकून थी। अलबत्ता मरियम के चेहरे पर घबराहट देखकर फारिस की आंखें न जाने क्या सोचकर चमकी थीं। उसने जरा सी अपनी कुर्सी उसकी जानिब खिसकाई तो हादी ने चिड़न की आवाज पैदा होने से कबल ही उसकी कुर्सी को सख्ती से थाम लिया। तेरे साथ मसला क्या है आखिर? सुकून से क्यों नहीं बैठना? कौन सी बेचैन हड्डियां हैं तेरे अंदर? वो उसे झिड़कने वाले अंदाज में सरगोशी करता हुआ बोला तो वो तिल मिलाकर रह गया। मान प्रोफेसर की निगाहें खुद पर महसूस करके उसने उन्हें देखकर बाएं आंख दिखाई थी। प्रोफेसर उसकी हरकत पर सटपटा कर रह गया। फारिस ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते दोबारा मरियम की जानिब निगाह दौड़ाई जो अब उंगलियां दांतों में दाब कर बैठी थी। उसे यह बात अच्छे से अजबर थी कि इसे डिजाइन के सब्जेक्ट से किस कदर नफरत है, तभी उसे तंग करने को जी चाहा था। ओए यम यम! उसकी सरगोशी पर मरियम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा जो उसे अपनी जानिब झुकने का इशारा कर रहा था। वो उसके इशारे पर अमल पैरा होते उसके नजदीक झुकी थी। तो अब मरियम तो गई, जानती भी है कि वो किस कदर टेढ़ा इंसान है, मगर फिर भी हर बार उस पर यकीन करती है। हाय और अब्बा, दोस्ती के ये रंग। अनाप ठंडी आ भरती हुई बोली और ना चाहते हुए भी एक निगाह इर्तिजा की तलाश में घुमाई थी जो ना जाने क्यों आजकल आने में ताकीद कर रहा था। तुम्हें मालूम है कि आके तुम डिजाइन में उड़ चुकी हो? उसकी बात पर मरियम का दिमाग सनसना उठा। उसे अपने इतराब में धमाके होते हुए महसूस हुए। तुम्हें किसने बताया? वो हकलाते लहजे में बोली। फारिस ने मसनूई अफसरदगी से उसकी जानिब देखा। बस जब सर ने मार्क लिस्ट आउट करने के लिए मुझे बुलाया था ना, तभी देखे थे। सच में बहुत अफसोस हुआ मुझे। वो उससे हमदर्दी करने वाले अंदाज में बोला। मतलब सिर्फ मैं अकेली फेल हूँ? तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं है? वो थके थके हिसाबों समेत बोली तो फारिस का मुंह उसके नादिर के हालात जानकर खुला का खुला रह गया। किस कदर एहसान फरामोश हो तुम! एक तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम फेल हो और तुम जवाब में हमें भी फेल करवाने पर तुली हुई हो। कैसी दोस्त हो तुम! वो कश्मगी निगाहों से उसे देखते हुए दांत पीस कर बोला। बस खुद को तसल्ली भी तो देनी है ना। वैसे क्या ही ऐश हो, तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, बाकी सब पास, हम दोनों सिर्फ फेल। यूनिक ना? तुम्हें वैसे भी मरियम फारिस के साथ ही अच्छी लगती है ना, तो इस काम में क्यों नहीं? वो उसका हाथ थामते हुए वालेहाना अंदाज में बोली। फारिस ने बुदक कर एक झटके में उसकी ग्रीस से अपना हाथ आजाद करवाया था। इसलिए कहता हूँ फटे हुए कपड़े ना पहना करो। अब जो अकल तुम्हें बची थी ना, वो भी इन कपड़ों की रोशनदान समेत इनमें से निकलती जा रही है। अगर खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा? हमेशा की तरह उसकी बात का रुख अपने कपड़ों की जानिब मुड़ता देख मरियम का वजूद गोया किसी ने शोलों की जद में धकेल दिया था। वो चील की तरह उस पर झपटी और उसके बाजू पर जोरदार किस्म की चुटकी भरी थी। मेरे कपड़ों के अव्वलीन दुश्मन, कभी भी मुझे देखने के अलावा भी कोई काम कर लिया करो, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। गुस्से से माथे की रगें उभरी हुई थी। फारिस ने दर्द की शिद्दत से अपना बाजू से हिलाया। और तुम्हारी अव्वलीन चाहत टू बी, कभी तुम्हारे पास भी मुझे देखने के अलावा कोई काम नहीं होगा। वो शैतानियत से मुस्कुरा कर बोलते बाएं आंख दबा गया। मरियम ने आंखें मेलते गुस्से से उसके उबार को बामुश्किल अंदर धकेला था। फारिस उसकी हालत देखकर हंस दिया था। उसके यूं बिला वजह हंसने पर क्लास में मौजूद सबकी निगाहें में कान के तौर पर उसकी जानिब उठी थी। फारिस, प्रोफेसर की सख्त आवाज पर उसने बामुश्किल हंसी रोकते उनकी जानिब देखा जो उन्हें अपनी जानिब आने का इशारा कर रहे थे। फारिस उनके हुक्म की तामील करते एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कसम से फारिस, आज तो उस बैंगन का मार मार कर ऐसा भरता बनाकर आया हूँ कि दोबारा। इत्तेफाक जो दोनों बाजों को ऊपर चढ़ाते क्लास में दाखिल हो रहा था, बाकी के अल्फाज प्रोफेसर के क्रस चेहरे को देख इत्तेफाक के मुंह में रह गए, जबकि चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज गूंजी थी। मेरी बात की तशरीह ये है कि मैंने आज किचन का शर्फ बख्शा और एक मोटा सा बैंगन लिया ताकि भरता बना सकूं। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से जलाया। जब वो जलकर राख हो गया तो मैंने खींच खींच कर उसके कपड़े मतलब के छिलके उतारे। छड़ी की मदद से ऐसा भिगोया ना, मेरा मतलब ऐसा शानदार लग रहा था, निखर रहा था। उसके बाद ऐसा मसला तो वो बेचारा खुद के बैंगन होने पर अफसोस करेगा। मुख्तसर सर, मुझे बैंगन का भरता बनाने में बहुत महारत हासिल है। जरूरत दरकार हो मेरी तो बिला झिझक राब्ता कर सकते हैं। वो सर को खम देकर बोलते खिसकता हुआ हादी के साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। अलबत्ता प्रोफेसर की घूरती निगाहें भी उसके चेहरे पर जमी थी। इत्तेफाक ने तशक्कुराना अंदाज में गहरा सांस फैला के सपोर्ट किया। मनहूस इंसान, मुझे कम से कम बता ही देता कि सर क्लास में हैं। अभी इधर ही मेरी गुंडागर्दी का राम राम हो जाना था। वो हादी पर अपना सारा उबाल अंडेलते हुए दांत खिचखिचाते हुए बोला। उन्होंने सर झटक कर पेपर फारिस की जानिब बढ़ाया तो ऊपर मेंशन ग्रेड देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, दैट्स ग्रेट फारिस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वो खुद को ही चपकी देते हुए बोला तो सबने होंकों की तरह उसकी जानिब देखा। जहाँ फारिस हो और वहाँ ड्रामेबाजी ना हो, ऐसा कहाँ मुमकिन है? चलो अब मुलाहिजा करते हैं। परिसा ठंडी आह भरती बोली तो सबने ना चाहते हुए भी तायदी अंदाज में सर हिलाया था। ये क्या था फारिस? वो सर, आपकी जुबान दर्द कर रही थी तो मैंने सोचा खुद ही शाबाशी दे लूं, हिम्मत बन जाती है। शुक्रिया सर।
वो उनके हाथों को चूमते अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गया, जबकि वो उसकी बात का मफहूम समझते गड़बड़ा कर रह गए। कुछ ही देर में जूं ही मरियम ने अपने ग्रेड देखे तो उसने बेयकीनी की कैफियत में फारिस की जानिब देखा, जो दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। वो बिगड़े तेवरों समेत उसे घूरते पैर पटक कर अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गई। कुछ ही देर में लेक्चर खत्म होते ही वो सब एक दूसरे की तकलीद में कैफे की जानिब बढ़े थे। काश तुम आज पकड़े जाते इर्तिजा, मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती। अनाब नाराज निगाहों से उसे देखते हुए चलते हुए बोली तो इर्तिजा ने तासुब से सर हिलाते मध्यम सा मुस्कुराकर चेहरा झुकाया था। उसका नाराज लहजा उसकी समातों से मख्फी नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, एक मंजर को देख उसकी निगाहें ठटकी थी। उसे दूर खड़ी लड़की पर शिजा का शिद्दत से गुमान हुआ था। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में उस जानिब बढ़ा तो हादी और इर्तिजा ने भी उसके अकब में दौड़ लगाई थी। ये नोट्स हमें दे दो यार, कल तक वापस कर देंगे, बोल रहे हैं ना। वो लड़का आपकी बार गुस्से से बोला तो शिजा ने घबरा कर एतराफ का जायजा लिया था। देखें, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे। वो समझ चुकी थी कि वो जानबूझकर उसके साथ रैगिंग कर रहे हैं, तभी मामले को नरमी से ही रफा दफा करना चाहा था। उसके जवाब पर उससे पहले कि वो लड़का गुस्से से दिन उसके हाथ से नोट्स खींचता, अपने हाथ पर किसी का हाथ का दबाव महसूस करके उसे अपने हाथ की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई थी। अबे छोड़, तू कौन है? वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वाने की तगोदो में था। मैं आशिर हूँ, इस डिपार्टमेंट में नया हूँ, मगर तुमसे सीनियर हूँ। मजीद कुछ जानना चाहते हो? वो दोनों हाथ अपनी पैंट की जेबों में अड़सते शाने उचकाकर निहायत संजीदगी से बोला। तो उस लड़के ने सीनियर सुनते ही सर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इतनी देर में वो तीनों भी वहां पहुंच चुके थे। थैंक गॉड इर्तिजा तुम आ गए, वो तो शक्राना निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोली। उसे यही महसूस हुआ था जैसे आशिर उन्हीं के साथ है। अब आप मेरा क्रेडिट किसी और को दे रही हैं? आशिक की शरारत से भरी आवाज पर उसने चौंक कर इर्तिजा की जानिब देखा तो वो कंधे उचका गया। ये तुम्हारे साथ नहीं है? मतलब तुम्हारा दोस्त? वो ताज्जुब से बोली तो वो निहायत सुकून से नफी में सर हिला गया। मैं तो इसे जानता भी नहीं। वो ना समझी से गोया हुआ। आशिर की आंखें उसकी बात पर मुस्कुराई थी। मगर मैं तो जानता हूँ ना कि आपका नाम इर्तिजा है, अभी उन्होंने ही बोला था। इर्तिजा, वेल माई सेल्फ आशिन अंसारी। यू आर सीनियर बट नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी विद माई नेम। वो उसकी जानिब अपनी छोटी हथेली बढ़ाते मुस्कुराते लहजे में बोला। उन तीनों ने इस हंसमुख लड़के को देखते होले से मुस्कुराहट पास की। उन्होंने महसूस किया था कि हमा वक्त उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट रहती थी, जो शायद यही उसकी शख्सियत का खासा था कि वो जिससे भी मिलता, चाहे फिर वो अपना हो या गैर, सबको गर्विदा करना जानता था। दूर खड़ी अनाब ने धुंधली निगाहों से उस शीजा पिज़्ज़ा को देखते अपनी मुठ्ठियां भींची थी। तुम्हारा तो मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी और ऐसा बेक करूंगी ना कि दोबारा किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा करते शातिराना अंदाज में मुस्कुरा दी। मुरीजा ने होंक पंसों से मुस्कुराते हुए देखा, जो न जाने क्या सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ देर में तुम सबको ज्वाइन करता हूँ, अभी एक निहायत जरूरी काम है। आई होप तुम सब माइंड नहीं करोगे। वो मुस्कुराकर बोला तो फारिस ने एकदम को सोचते उससे सवाल करने का सोचा था। ओ भाई, ये जो तुम्हारे मुस्कुराते हुए लब हैं, ये किसी बात पर कभी सुकड़ते होंगे या बस फैलते ही रहते हैं किनार पर? वो उस पर तंज करता हुआ बोला तो अब की बार उसके सवाल पर वो मजीद खुलकर हंस दिया। मेरे ख्याल में हमें हर वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए। पहली बात, मुस्कुराना सुन्नत है, और दूसरी बात, हो सकता है आपकी यही मुस्कुराहट किसी का दिल आपकी जानिब मोड़ दे। मुसलसल हंसने के बाद जब वो बोला तो उसका लहजा इस कदर दिल मोह लेने वाला था कि वो तीनों एक लम्हे को जहां के तहां रह गए। बंदा तो बेमिसाल है यार, चल हम भी मुस्कुराते हैं आपसे। फारिस की आवाज पर उन तीनों ने धीमे से मुस्कुराते कदम कैफे की जानिब बढ़ाए थे। यार मुझे वॉशरूम जाना है। इर्तिजा की मुस्कुराती आवाज पर उन दोनों ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए उन्हें वॉशरूम जाने का बोल रहा था। तो इतना मुस्कुराकर क्यों बोल रहा है, जैसे कब्ज के बाद बहुत अरसे बाद खुलकर वॉशरूम आ रहा हो। वो दोनों दांत किचकिचाते हुए बैक वक्त बोले तो वो मजीद दिलकशी से हंस दिया। पता थोड़ी चलता है, वॉशरूम जाने में भी 5 मिनट लगेंगे। हो सकता है इन 5 मिनटों में किसी का दिल मेरी जानिब मुड़ जाए। वो आंखें पिटपिटाते हुए मासूमियत भरे लहजे में बोलते आखिर में खुलकर हंस दिया। उसकी बात पर उन दोनों का भी कहका बेसाख्ता था। इस तरह हंसते हुए वो तीनों एक दूसरे के शाने पर हाथ जमाते कैफे को रौनक बख्शने चल दिए। मुस्कुराहट अभी भी उनके लबों से जुदा नहीं हुई थी। क्या हुआ, साफ नहीं हुआ क्या? वो उसे मुसलसल अपने कुर्ते को मलते देख परेशानी से गोया हुआ। परीसा ने आसुर्दगी से उसकी जानिब देखते नफी में सर हिलाया। ना जाने क्या लग गया है, पापा ने इतनी मोहब्बत से दिया था और मैंने एक लम्हे में ना जाने क्या लगवा दिया इस पर। मुझे शिद्दत से रोना आ रहा है। वो दान पे दान जमाते आंसुओं को रोकते हुए बोली। फीफा ने उसकी जानिब देखते तासुब से नफी में सर हिलाया। चुप कर जाओ, तुम्हें तो वैसे भी रोने का बहाना चाहिए, पर ही कुछ नहीं होता, फिलहाल घर चलकर देखते हैं। मैं भी कोई टोटका वगैरह इस्तेमाल करे तो हो जाए। वो उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली तो परी ने सारी सोचों को एक जानिब झटकते उसके साथ ही कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। लाओ ये मुझे दे दो, वो अफीफा के हाथ से रजिस्टर लेती हुई बोली। इसी दौरान रजिस्टर से पेन निकलते जमीन बोस हुआ था, मगर वो दोनों इस चीज से बेनियाज एक दूसरे से बातों में मसरूफ बाहर की जानिब बढ़ रही थी। मैंने कहीं सुना था कि जब दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं तो उन्हें इर्द गिर्द का कोई होश नहीं होता, मगर आज देख भी लिया। अपने अकब से आने वाली भारी मर्दाना आवाज पर उन दोनों के ब्लॉक से बाहर जाते कदम बेसाख्ता थमे।
उन दोनों ने नासमझी से नजर एक दूसरे को झटके से रुख मोड़ते अक्ब में देखा, जहां वही लड़का खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देख प्रीसा के तो तन बदन में आग ही लग गई, क्योंकि वो कोई नहीं बल्कि कैंटीन वाला लड़का ही था। एक मिनट मिस्टर, ओहो मिस्टर राशिद अंसारी। प्रीसा शहादत की उंगली उठाकर कटीले लहजे में इससे पहले बात मुकम्मल करती। आशिर ने मुस्कुराते हुए दरमियान में इसकी बात उचक ली थी। प्रीसा ने कौफ से आंखें घुमाई। ये औरतें किसको बोला आपने मिस्टर? आपको तमीज नहीं है मुखातिब करने की? एक्सक्यूज भी कर सकते थे आप। अफीफा को उसका खुद को औरत कहना बेसाख्ता बुरा लगा, तभी इजहार करने से भी बात ना आई। आशिर उसकी बात पे मध्यम सा मुस्कुराया। दरअसल मुहावरा था ही ऐसा, इसलिए बोल दिया। अब औरतों की जगह अगर लड़कियां या बच्चियां बोलता तो यकीनन आपको तंज ही लगता, क्योंकि किसी मुहावरे के मुताबिक औरत किसी हाल में खुश नहीं हो सकती। वो दोनों हाथ अपनी जैकेट की जेबों में अड़सते शाने बेनियादी से गोया हुआ। बात को फजूल में तवारत बख्शने की जरूरत नहीं है। रोका किस लिए था वो बोलिए। खूब जानती हूँ मैं आप जैसों को। वो तनफुर भरी निगाहों से उसका मुस्कुराता चेहरा देखते हुए बोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बातों पर मुस्कुराते उसका मजाक उड़ा रहा हो। ओए मिस कोडू चल ब्रो, ये पेन गिर गया था बस वही दे ओए मिस कोडू चिल ब्रो, ये पेन गिर गया था बस वही देना था। वो उसकी जहर खुन बात को सिरे से नजरअंदाज करते नरम लहजे में बोलते प्रीसा को दिल ही दिल में बेतहाशा हैरान कर गया। मगर एक बार फिर खुद के लिए कोडू लफ्ज सुनकर अफीफा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी, क्योंकि ये बात उसे अच्छे से अजबर थी कि प्रीसा को इस लफ्ज से किस कदर नफरत थी। मैंने आपको पहले भी ये बात बावर करवाई थी और अब फिर से करवा रही हूँ कि अपनी हद में रहें। अपनी हद पार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलती, धीमे लहजे में गुर्राई। उसकी सुर्ख होती नाक को देखते वो एक बार फिर खुलकर हंस दी थी। परी क्या हो गया है यार? उन्होंने बस पेन। तुम अपनी बकवास बंद रखो। देखा नहीं तुमने कैसे एक तो कोडू बोल रहा है और सोने पर सुहागा हंसी जा रहा है। कैसा ढीठ इंसान है। वो उसके लबों के गोशों पर मौजूद हंसी देखते तड़क कर बोली, जिसके लब हनूस फैले हुए थे। अब क्या तुम्हें उसकी हंसी से भी मसला है? वो उसे आंखें दिखाते हुए बोली। हाँ मसला है मुझे, बहुत बड़ा। जहर लग रहा है मुझे ये शख्स। देखो अभी भी मुस्कुरा रहा है। अब की बार प्रीसा बकायदा रुहासी हो चुकी थी। अफीफा उसकी बात पर अपना सर पीट कर रह गई और साथ ही उसकी जानिब अपनी हथेली फैलाई ताकि वो पेन दे और वो वहां से जा सके, क्योंकि परी से कुछ बैद नहीं था कि वो उसकी मुस्कुराहट ही नोच लेती। मिस कोडू, मुस्कुराना सुन्नत है। वो लबों पर आई मुस्कुराहट को रोकते उसकी जानिब झुकते जताने वाले लहजे में बोला। इस सारे अरसे में अफीफा पहली बार खुलकर मुस्कुराई थी, क्योंकि परीसा दोनों हाथ सीने पर बांधे मुसलसल अपनी टांग हिला रही थी। मान वो मुड़ी और अफीफा के हाथ से अपना रजिस्टर झपटते उसकी जानिब बढ़ी, जो दिलचस्पी से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा तक रहा था। अगली बार से एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के अलावा किसी को यह हक नहीं देती कि वो मुझे अजीब बेढंगे नामों से मुखातिब करें। वो उसके बाजू पर अपना रजिस्टर मारते सपाट लबो लहजे में बोलती वहां से निकलती चली गई। उसने मुस्कुराकर अपना बाजू से हिलाते अफीफा की जानिब देखा, जो पेन अपने बैग में रख रही थी। आई एम सॉरी, दरअसल परी इस नाम से बहुत चिढ़ती है। वो माजरत ख्वाहाना लहजे में बोली। उसने जवाब में उसे कुछ कहने की बजाय मुस्कुराने का इशारा किया था। अफीफा उसकी हरकत पर ना चाहते हुए भी खुलकर हंस दी थी। वो उससे एक्सक्यूज करते बाहर की जानिब बढ़ गई। किसी ने यह मंजर निहायत चुपती निगाहों से तका था। माथे की रगें उभर कर नुमाया हो रही थी। तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। अगले ही लम्हे वो मंजर से हटता चला गया। लगता है छोटी सी परी को दोस्त बनाकर इसे मुस्कुराना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आंखें इसकी मुस्कुराहट का बिल्कुल साथ नहीं देती। यू जस्ट वेट एंड वॉच मिस कोडू। वो दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा करते हुए बोला। लबों की तराश पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। अफीफा जो हनूज उसकी बातों को सोचकर मुस्कुराते बेध्यानी में कैफे की जानिब जा रही थी, किसी ने अचानक उसकी मोमी कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खींचा था। इससे पहले कि अफीफा इस अचानक हुई अवताद पर फटी निगाहों समेत चिल्लाती, सदाम ने बरवक्त उसके लबों पर हाथ जमाते लहू रंग निगाहें उसकी आंखों में गाड़ी थी। किससे बात कर रही थी तुम वहां? वो पूरा शाम निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोला। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? और हाथ छोड़े मेरा, हम यूनी में मौजूद हैं। वो तड़क कर बोली। मेरा दिमाग खराब मत करो अफीफा, सीधा सीधा जवाब दो मुझे, जिससे इतना हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी निगाहों से तो वो मंजर ही नहीं हट रहा था। उसकी निगाहों से तो वो मंजर ही नहीं हट रहा था जब अफीफा मुस्कुराते हुए उस लड़के से मुखातिब थी। अफीफा के दिमाग की घंटी उसी लम्हे बजी थी, तभी किसी नतीजे पर पहुंचते दिलकशी से मुस्कुरा दी। सद्दाम को उसकी मुस्कुराहट बेतहाशा खटकी थी। अच्छा, वो आशिर अंसारी। वो बोलते बोलते मध्यम सा हंसी। सद्दाम को तो पतंगे ही लग गए। हंसने को नहीं बोला मैंने तुम्हें। कौन था वो, ये पूछ रहा हूँ। वो तीखे चतुनों से उसे घूरते जब्त करते हुए बोला। अफीफा का शिद्दत से जी चाहा उसकी बेबसी पर जबरदस्त किस्म के कह लगाए। बहुत अच्छा बंदा था सद्दाम, कसम से आप जैसा तो बिल्कुल नहीं था। बहुत स्वीट सा, नाइस सा, नरम क्यूट कूल बंदा, मोहब्बत करने वाला भी। बकवास बंद रखो अपनी। उसकी धाड़ पर अफीफा बदक कर दीवार से लगी और इतराफ में निगाहें दौड़ाते बेसाख्ता तशक्कुर भरा सांस खारिज किया। कभी ये सब मुझे तो नहीं कहा तुमने। वो उसके दोनों तरफ पर बाजू हायल करते उसकी फरार की तमाम राहें मसदूद कर गया।
क्योंकि इसमें से एक भी खूबी आप में नहीं है। दूसरी बात, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद। इसमें से भी कोई एक भी खूबी खुद में पैदा कर दिखाए तो मान जाऊं। वो आंखें पिटपटा कर बोलती उसे मजीद शोलों की जद में धकेल गई। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो सर्द मोहरी से बोला था। चैलेंज नहीं, ओपन चैलेंज मिस्टर सद्दाम। वो अपने लहजे में मजबूती लिए बिल्कुल उसी के अंदाज में दू बदू बोली थी। मुझे कभी कभी ऐसे महसूस होता है जैसे आप जामिया पढ़ने नहीं बल्कि मुझ पर नजर रखने आते हैं। हर जगह मेरा पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। वो तिनक कर गोया हुई। मैं पीछा नहीं करता, बस ये दिल बड़ा दगाबाज है, तुम्हारी जानिब भी खींचा चला जाता है। वो अपने दिल का मुकाम से हिलाते शौकी से बोला। इसीलिए ऐसे दिल पर मुझे कोई भरोसा नहीं है कि कल किसी और की जानिब खींचा चला जाएगा। दगाबाज जो ठहरा, वो तंजिया लबो लहजे में बोली। अब ये दिल सिर्फ तुम्हारे मामले में दगाबाजी दिखाता है जाने सद्दाम। उसकी गैर मुतवक्का बात पर अफीफा का दिल एक अलग लय पर धड़का था। वो कपकपाते हाथों से उसे पीछे की जानिब धकेलते सर झटक कर आगे की जानिब बढ़ गई। सद्दाम ने तासुब से उसकी पुश्त को तका, जो हमेशा की तरह उसके साथ की बेकदरी करती वहां से जा चुकी थी। कहाँ रह गई थी तुम? अनाब की आवाज पर अफीफा ने होले से नफी में सर हिलाया था। अब उन्हें क्या बताती कि वो कहाँ से आ रही है। अलबत्ता परीसा उसे देखकर नाराजगी से निगाहों का जाविया बदल गई। यहाँ किस मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है? अफीफा थके थके अंदाज में बोलती कुर्सी से कुछ टिका गई। डांस के मामले में जवाब मरियम की तरफ से आया था। अफीफा खुशगवारी की कैफियत में सरस से सीधी होकर बैठी। ओ वाओ, कौन कर रहा है और सिखा कौन रहा है? वो भी दिलचस्पी जाहिर करते हुए बोली। इससे पहले को कोई उसे जवाब देता, नजदीक आने वाले शख्स को देखकर जहां अनाब की आंखें चमकी थी, वहीं परीसा के चेहरे पर नागवारियत छा गई। अफीफा उसे देखना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी थी। अरे आप बैठे ना, कोई काम था क्या? अनाब चहक कर बोली। अब इतना हसीन लड़का वो भी खुद चलकर उनके मेज तक आया था। अब भला वो उसे कैसे धुतकारती? ये तुम किस खुशी में इतना चहक रही हो? भाई है वो तुम्हारा। परीसा उसकी कमर में चुटकी भरते हुए तिनक कर बोली तो वो अपनी कमर से हिलाते खामोशी से नीचे बैठ गई। मगर परीसा के मुंह से उसके लिए सुनकर वो तड़प ही तो गई थी। बहन, इतने डैशिंग लड़के की बहन बनने से कबल मैं मर ना जाऊं। वो तड़प कर बोलती उन सबको हैरत के समंदर में गोताजन कर गई। तुम लड़कों की निगाहों से उसकी हरकत मख्फी नहीं रही। तमाम लड़कों की निगाहों से उसकी हरकत मख्फी नहीं रही थी। तभी चेहरा झुकाते वह मुश्किल मुस्कुराहट का गला घोंट गए। उन तीनों ने उसे भी अपने साथ ही कुर्सी पर जगह दी थी। मेरे ख्याल में सबसे आखिर में बरीजा और हादी का कबर डांस फिट रहेगा। मरियम पेन लबों में दाबते हुए बोली। बरीजा ने मुसलसल उस शख्स की निगाहें खुद पर महसूस करते खौफ से आंखें घुमाई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसकी आंखें नोच डाले। अब की बार वो किसी भी सूरत में किसी की भी निगाहों में अपनी पोजीशन खराब नहीं करना चाहती थी। बात वहीं आ जाती है कि हमारे जैसे नल्लों को सिखाएगा कौन? हादी ओंगते हुए सर झटक कर बोला। आशिफ ने एकदम कुछ सोचकर उन सबकी जानिब देखा। अगर तुम सबको कोई मसला ना हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर फंक्शन किसका है ये तो बताओ। आशिफ ने भी उन सबकी बातों में हिस्सा डाला। तो फिर ठीक है, फिर आज फारिस के घर पर तुम भी हमसे मिलो, बाकी चीजें वहीं पर डिसाइड कर लेंगे। एकदम किसी नतीजे पर पहुंचते अनाब ने हुक्म सादिर किया तो किसी को भी इस बाबत कोई दिक्कत नहीं मालूम हुई थी। परीसा के जब्त का पैमाना उसी लम्हे टूटा था। तभी एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एक मिनट, अगर ये आज फारिस के घर आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। वो तनफुर भरे लहजे में गोया हुई। आशिफ के लबों से मुस्कुराहट उसकी बात पे भी गायब नहीं हुई थी। अफीफा ने सख्त निगाहों से उसकी जानिब देखा। बिहेव परी, वो जताने वाले लहजे में बोली तो परीसा को भी अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ था। मिस गुड, ओप सॉरी मिस परीसा, आप परेशान मत हो। मैं वहाँ आपके लिए बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि अपने दोस्तों के लिए आ रहा हूँ। वह हल्के फुल्के लहजे में बोलते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फारिस ने उसके घर का एड्रेस मालूम करने लगा। परीसा ने मुठियों को सख्ती से मेचा था। उसके बरक्स बाकी सबने हैरत से परी की जानिब देखा था। जैसे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर आज वो आशिर से इस कदर चिढ़ रही थी। आशिर जो पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ने लगा था, कुछ सोचकर पलटा और वापस परीसा की जानिब आया था, जो अब अपना बैग शाने पर लटका रही थी। एक कोडू, मुस्कुराया करें, मुझे यकीन है मुस्कुराते हुए खूबसूरत लगती होंगी। अपने हुक्म से आने वाली मुस्कुराती आवाज पर परीसा की अपनी बोतल को थामते हाथ वहीं साकित रह गए। उसने झटके से रुख मोड़ते उसकी जानिब देखा, जो आंखों में गोगल्स लगाते सर को खम देते अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। लबों पे वही मुस्कुराहट जो उसकी शख्सियत का खासा थी। यार क्या है ये बंदा, मतलब हंस हंस कर थकता ही नहीं है। बरीजा हैरत से उसकी गाड़ी को निगाहों से ओझल होता देखकर बोली थी। और हम जैसे कुछ इस जैसी शफाफ मुस्कुराहट को ही तरस गए हैं। परीसा का अजिया से भरपूर लहजा उन सबकी समातों में गूंजते उन्हें साकित कर गया। अगले ही लम्हे परी होश की दुनिया में लौटी थी, क्योंकि वो बेध्यानी में बोलने की कोताही जरूर कर चुकी थी, मगर अब सबकी निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करके वो सटपटा गई। तभी उन सबको पार्किंग लॉट में आने का इशारा करते आगे की जानिब बढ़ गई, क्योंकि अभी उन्हें फारिस के घर जाना था।
मैं बोल रही थी कि किसी पे भी मत यकीन करो, अब बैठे रहो यूं ही मुंह लेकर अपने अपने। एक दिन का इंसान भला हमारा दोस्त कैसे बन सकता है? तुम लोगों ने बहुत आसानी से उसे अपना दोस्त मान लिया। उन्हें फारिस के घर भी इकट्ठा हुए आधा घंटे होने को आ गया था, मगर उसका नामो निशान कहीं भी नहीं था। फारिस, हादी और इर्तिजा एक जानिब खड़े अपनी ही बोंगियां मारने में मसरूफ थे। फारिस, तू रहने दे, तू हिलता है तो ऐसे महसूस होता है जैसे धरती पर बोझ आ गया हो। इर्तिजा ने बकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए। फारिस ने कटीली निगाहों से उसकी जानिब देखा था और दोबारा गाना चलाते उस पर शुरू हो गया। सब लड़कियों ने तासुब से उसकी जानिब देखा। अरे मुझे तो मत घुमाओ कम अज कम। हादी खुद को उन दोनों के शिकंजे में देखकर झिंझलाते हुए बोला तो उन दोनों ने हैरत से उसकी जानिब देखा। यार ऐसे तो मत देखो, दूल्हा हूं मैं, वो मसनूई शर्माते हुए बोला था। अगले ही लम्हे वो उन दोनों को नीचे गिराकर करा रहा था। बरीसा, तुझे भी एक ही नमूना मिला था कसम से। अफीफा अपने दुखते सर को दबाते जमाई रोकते हुए बोली। जवाब में वो धीमा सा मुस्कुरा दी थी। कुछ ही देर में मुलाजमा ने चाय के साथ दीगर लवाजमा से मेज को भर दिया था। अब वो सब मुकम्मल तौर पर इसे इंसाफ करने में मसरूफ थे कि इसी दौरान किसी की निगाहों का इर्तिकाज खुद पर महसूस करते मरियम ने जो ही जरा सी निगाहें उठाई तो सामने खड़े मैक्स को देख उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने खौफजदा निगाहों समेत सबकी जानिब देखा जो निहायत पुरसुकून थे। फारिस, मैं जब भी तुम्हारे घर आती हूँ ये तुम्हारा कुत्ता इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही क्यों घूरता रहता है जैसा कच्चा चबा जाएगा। वो अपने से कुछ ही फासले पर मैक्स को हमेशा की तरह इतनी लंबी जुबान लटकाए देखकर झिंझलाते हुए बोली, जिसकी निगाहें हमेशा से ही उसे घूरती हुई महसूस होती थी। उसे कुत्ता कहने पर एकदम फारिस ने सर्द निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो सटपटा गई। सभी इस बात से अच्छे से बाखबर थे कि फारिस को मैक्स को कुत्ता कहना किस कदर ग्रां गुजरता था। मरियम बीबी, आपने मैक्स को कुत्ता कहने की गुस्ताखी सरजद कर दी है। अब इसका खुमियाजा आपको मैक्स का लुक्मा अजल बनकर चुकाना पड़ेगा। हादी की खौफनाक मंजरकशी पर मरियम ने दहल कर उसकी जानिब देखा। अलबत्ता वहां मौजूद चाय से इंसाफ करते सबने उसकी फटी हुई निगाहों को देख बड़ी दिक्कत से मुस्कुराहट जब्त की थी। क्या मालूम मैक्स को तुम पसंद आ गई हो मरियम, अनाया मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली थी। अब मैं क्या इतनी कहीं गुजरी हूँ कि किसी कुत्ता, मेरा मतलब है मैक्स को पसंद आ जाऊं। वो फारिस की घूरती निगाहें खुद पर महसूस करके मस्कीनियत से बोली। मैक्स को नहीं तो मैक्स के मालिक को तो पसंद आ सकती हो ना। वैसे मैक्स को आधे कपड़े पहनने वाली ये लड़कियां नहीं पसंद और ना ही मुझे, तो तुम पुरसुकून रहो। देखो वो प्रीसा के पास किस कदर सुकून से बैठा है, उसे ऐसी लड़कियां अपनी जानी मुतवज्जा करती हैं, वो भी खसूसन मेरे लिए। वो लबों पर मुस्कुराहट से जाए मायनी खेल लहजे में बोलते बैग वक्त वहां मौजूद हर शख्स को ठटका गया था। प्रीसा का हाथ जो मुकम्मल इन्हामाक से मैक्स की पुष्ट पर गर्दिश कर रहा था वहीं थम गया। उसने झटके से चेहरा उठाते फारिस की जानिब देखा जिसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट रक्सा थी। घटिया इंसान, शुक्र करो तुम्हें दोस्त के रूप में हजम कर रही हूँ। वो उसकी जानिब कुशन उछालते हुए बोली जिसे उसने बर वक्त थाम लिया। अब इतना भी मत करो नफरत का इजहार पतीसा बेगम, हम तो सबसे ज्यादा आपको ही चाहते हैं, अभी भी वक्त है सोच लो। वह ड्रामाई लबो लहजे में बोलता उसे मजीद इश्तियाल में मुब्तला कर गया। तभी वो अपनी जगह से उठी थी। फारिस ने बर वक्त उसके तेवर भांपते वहां से दौड़ लगाई। प्रीसा ने मेज से जग का पानी उठाते उसके पीछे दौड़ लगा दी। अब पूरे हाल में वो आगे आगे और प्रीसा उसके पीछे पीछे थी। तू सही दिहाड़ी पर लगा हुआ है मेरी जान। इर्तिजा हादी की शाने पर बाजू हायल करते तंजिया लहजे में बोला जो यकटिक बरीजा की जानिब देख रहा था। तो तेरी क्यों जल रही है मेरी जान, ये दिहाड़ी मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। वो दिल के मुकाम पर हाथ जमाते दिल फरेबी से गोया हुआ। इर्तिजा ने उसकी बात को सिरे से ही नजरअंदाज करते एक और चाय का कपड़ लेला और खामोशी से सोफे से पुश टिकाकर घूंट घूंट भरने लगा। उसे चाय का दीवाना कहा जाए तो गलत नहीं था। इर्तिजा, बस कर जाओ, जब से तुम आए हो ये उस वक्त से तुम्हारा तीसरा कप है, कितनी चाय पियोगे। अनाब को उसका बार बार चाय पीना शदीद नागवार गुजरा था, तभी टोक उठी। और मेरे ख्याल में जब से तुम आई हो तुम्हारी निगाहें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही हैं। हादी की तंज में डूबी आवाज सुनकर इर्तिजा सुकून से आंखें मोदे मोदे ही मुस्कुराया था। अब सबकी तोपों का रुख अपनी जानिब मुड़ता देख वो घबरा गई। बरीजा भाभी के बाद पेशे खिदमत है अनाब भाभी। फारिस की जबरदस्त किस्म की हुटिंग पर अनाब के वजूद का सारा खून इकट्ठे होते चेहरे पर सिमट आया। ना चाहते हुए भी उसके लबों पर एक खुशगवार मुस्कुराहट बिखर गई। फारिस, बकवास ना किया करो। वो झिंझलाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे हकीकत में फारिस से इस कदर बेबाकी की तवक्का नहीं थी। देखो लोगो, लड़की हंसी तो फंसी। हादी इर्तिजा के शाने पर बाजू हाइल करते हुए मजे से बोला। इससे कबल के वो कोई जवाब देता दाखिली दरवाजे से अंदर आते आशिर को देखकर उन सबको वहीं ब्रेक लगी थी। आई एम रियली सॉरी, दरअसल मुझे मेरी सिस्टर को इमरजेंसी में कहीं ले जाना पड़ गया, मगर अभी भी देरी नहीं हुई। शुरू करें फिर? वो फारिस के गले मिलते माजरत ख्वाहाना लहजे में बोला। कोई मसला नहीं है, ये लोग भी नाचने के वक्त पे पहुंचे हैं, वरना ये भी लेट लतीफ ही हैं। उसके इल्जाम पर कहीं न कहीं वो सब तड़प उठे थे। प्रीसा उसकी निगाहों में आने से कबल ही वहां से गायब हो चुकी थी। अफीफा ने हैरत से आशिर की निगाहों को तराफ में घूमते हुए महसूस किया था। अरे सद्दाम, तो फारिस की आवाज पर अफीफा ने चौंक कर दाखिली दरवाजे की तरफ देखा जहां वो अपनी शानदार शख्सियत लिए मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे देखते ही सुबह वाला मंजर उसकी निगाहों में घूमा था। चेहरा भी साख्ता सुर्ख पड़ा।
चलो अब कपल्स डन हो गए। सद्दाम, अफीफा, बरीजा, हादी और मैं सिंगल ही काफी हूँ आग लगाने के लिए। वो कपल्स बनाते आखिर में फर्जी कॉलर अकड़ाते हुए बोला। अफीफा उसकी बात पर बुदक कर पीछे हुई। अब हाल में मध्यम सा गाना गूंज रहा था। चलिए मैम। अपने सामने फैली चौड़ी हथेली को देखकर अफीफा के दिल में खलबली सी मची। ना चाहते हुए भी उसने अपना नम हाथ अच्छे से दुपट्टे से मसलते उसकी हथेली पर रख दिया। इस करम नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया मैम। वो उसके हाथ को दबाते हुए बोला और साथ ही हॉल के बीचों बीच में आ गया। परीसा भी ज्यादा देर अंदर ना ठहर पाई थी, तभी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसे देखते आशिर की निगाहें चमक उठी थी और उसकी ये चमक अफीफा की निगाहों से मकवी नहीं रही थी। हे मिस कोडू, वो बगैर किसी का लिहाज किए उसकी जानिब हाथ फैलाते हुए बोला तो परीसा का चेहरा सद्दाम की मौजूदगी में उसकी हरकत पर खौफ से पीला पड़ गया। उसने घबरा कर सद्दाम की जानिब देखा जो अफीफा के साथ हल्का हल्का घूमने में मसरूफ था। वो खूंखार निगाहों से उसे देखती दांत किचकिचा कर रह गई और फिर वक्तन फवक्तन वो उसकी मुस्कुराती निगाहों के हसार में रही थी, जिसका अंदाजा बखूबी होता रहा था। तभी पूरे वक्त में उसकी झिंझलाहट से उसके वजूद पर तारी रही थी।